हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट रिवीजन क्लास। सो इस क्लास में हम लोग दो टॉपिक करने वाले हैं, दैट्स योर एफसीआरए एंड मिसलेनियस टॉपिक। सो एफसीआरए कॉन्स्टिट्यूट्स आपका इको लॉ का पार्ट, दैट्स बेसिकली अराउंड 4 to 6 मार्क्स एंड मिसलेनियस अगेन 4 to 8 मार्क्स। तो मोटा माटी आप मान लीजिए आपके यहाँ पर अराउंड 12 to 16 मार्क्स यहाँ पर आपके कवर हो जाएंगे। 12 to 16 द रेंज, द टू चैप्टर्स एफसीआरए एंड मिसलेनियस। मिसलेनियस आपका कॉर्पोरेट का पार्ट है एंड एफसीआर आपका इको लॉ का पार्ट है। तो जल्दी से अपने रिवीजन नोट्स निकाल लीजिए। आपके पास जो भी मॉड्यूल है, स्टडी मटेरियल, टीचर की बुक है, नोट्स है, जो भी आपके पास मटेरियल निकाल लीजिए। वी गोना स्टार्ट द रिवीजन। अगेन अ डिस्क्लेमर, ये रिवीजन क्लास है फॉर योर एग्जाम्स कमिंग May 22 एंड November 22। डिटेल लेक्चर्स के लिए आपको वीडियो बाय करना पड़ेगा फास्ट ट्रैक और रेगुलर बैच, इधर ऑन www.letslearnindia.in या फिर bbvirtuals.com पे, बबर सर की साइट पे। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो भी मैं आपको बता रहा हूं ये प्लस आपके पास कोई भी क्वेश्चन बैंक होगा, क्वेश्चन बैंक नहीं है तो मॉड्यूल के पीछे के क्वेश्चंस एंड बीच के इलस्ट्रेशंस वो कर लीजिए, आराम से आप पास हो, आराम से पास हो। आई होप आपको लेक्चर्स में मजा आ रहा होगा। हमने बाकी जो टॉपिक्स डाल दिए, आई थिंक 12 टॉपिक चले गए, ये 2 और हो जाएंगे तो 14 टॉपिक्स हो गए। ऑन 18 14 इज डन, 4 हमारे पेंडिंग है खाली। तो 2 और टॉपिक आ रहे हैं। तो बता दीजिएगा, डू लाइक द वीडियो, कमेंट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, डू कमेंट नीचे कि कैसा लग रहा है आपको एंड क्योंकि अब की बार आखिरी बार। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। वी स्टार्ट विद मिसलेनियस। आता है एग्जाम में, हर बार आया है, आ ही रहा है, ट्रेंड में भी है ये। तो इसके जो सेक्शन की सीरीज है गाइस, देख लीजिए कहाँ से शुरू हो रही है। सो इट स्टार्ट्स एट 247 एंड एंड्स एट 252, 247 से 252 एंड नीचे कुछ अलग अलग सेक्शन से ये आपके मॉड्यूल में दे रखे थे, 394, 447, 450 एंड 455। ये बाद में देखते क्या है। चलो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट मिसलेनियस। तो मिसलेनियस में सर क्या आएगा? पहला हमारा आएगा रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बात है। किसकी बच्चों? रजिस्टर्ड वैल्यूअर की बात है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर सर हमको पता है रजिस्टर्ड वैल्यूएशन कौन करता है। रजिस्टर्ड वैल्यूअर कौन होता है? बेसिकली सर हर कंपनी में अगर कुछ भी आपको वैल्यूएशन करवानी है, असेट है, राइट्स है, लाइबिलिटीज है, गुडविल है, कुछ भी अगर आपको वैल्यूएशन करानी है तो सर आपको वैल्यूअर चाहिएगा। बेसिकली वैल्यूअर कौन होता है बच्चों? हमारा एक्चुअली जो हमारे भाई बहन ना पढ़े लिखे, जो मैथ्स में एकदम सुपर को एकदम आर्यभट्ट के बच्चे, सर वो लोग करेंगे हमारे। अब तो पहले भी करते थे, आज भी वही है, खाली क्या बोल दिया कंपनी से का स्वैग अलग है। बोलता है देखो सुनो ए वैल्यूअर लोगो, ए एक्चुअली सुनो सुनो सुनो, तुमको वैल्यूएशन करने का, हमारा असेट का, कंपनी का, शेयर्स का, राइट्स का, लायबिलिटीज का, गुडविल का, कुछ भी करने का ना हमारे एक्ट में आके पहले रजिस्टर होने का, तो ही तुमको मिलेगा रजिस्टर करने को। अगर नहीं किया तो तुमने सेक्शन 247 कॉन्ट्रावेंट किया। सो क्या कहता है ये? द वैल्यूएशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी, स्टॉक्स, शेयर्स, डिबेंचर्स, गुडविल और एनी अदर एसेट, it shall be valued by a person having such qualification, experience and registered as a valuer under Companies Act 2013। तो आपको हमारे एक्ट में आके पहले रजिस्टर होना पड़ेगा। अच्छा, कौन अपॉइंट करेगा सर? अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है बच्चों, अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो सर कौन अपॉइंट करेगा? सर ऑडिट कमेटी। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो कौन अपॉइंट करेगा? सर बोर्ड। अगर कंपनी में ऑडिट कमेटी है तो मैंडेटरीली कौन अपॉइंट करेगा? ऑडिट कमेटी। जैसे लिस्टेड कंपनियों की, फिर अनलिस्टेड पब्लिक हो, 10, 100 एंड 50 वाली, 10, 100 एंड एक्सीडिंग 50 वाली। एंड अगर ऑडिट कमेटी प्राइवेट कंपनी, छोटी मोटी कंपनी है तो वहां पर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड। बोर्ड अपॉइंट करेगा। और कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड अपॉइंट करेगा। सर द वैल्यूअर शैल, क्या उसका क्या कर्तव्य है? शैल मेक एन इम्पार्शियल, ट्रू एंड फेयर वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स, जो भी वो वैल्यूएशन कर रहा है। अच्छा, प्रोवाइड ड्यू डिलीजेंस व्हाइल कंडक्ट व्हाइल फंक्शनिंग। ठीक है, फिर मेक वैल्यूएशन एज पर द रूल्स, जो कंपनीज के रूल्स दे रखे वो लोग ने। अच्छा, एंड नॉट टू अंडरटेक वैल्यूएशन ऑफ एनी एसेट वेयर ही हैज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इंटरेस्ट एट एनी टाइम ड्यूरिंग द लास्ट 3 years, मतलब अपॉइंट होने से पहले और 3 years आफ्टर द वैल्यूएशन ऑफ असेट वाज कंडक्टेड बाय हिम। टेक्निकली 6 साल, मतलब अपॉइंट होने के लेफ्ट साइड, अपॉइंट होने के राइट साइड, 3 साल इस साइड, 3 साल इस साइड। सर आपका कुछ भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए उस कंपनी में। मतलब अगर मेरे पैसे लगा रखे तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, मैं किसी को जानता हूं तो सर दैट्स प्रोबेबली इनडायरेक्ट इंटरेस्ट, सर नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो तो वैल्यूएशन नहीं कर सकते सर, आप नहीं कर सकते हो। देन if the valuer contravenes any of the provisions of this section, he shall be liable to a penalty of 50,000, flat 50,000, flat 50,000, flat 50,000। ठीक है, अब important point next, if the valuer contravenes the provision of this section with the intent to defraud the company, सबने चीटिंग करने के लिए किया। नॉर्मली कॉन्ट्रवेंशन के 50,000 का फ्लैट पेनल्टी, पर अगर चीटिंग की हमने, फ्रॉड, चीटिंग, देन ठीक है, किसको? कंपनी को धोखा दिया आपने या मेंबर्स को धोखा दिया, देन ही विल बी लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट up to 1 year and fine will be 1 lakh to 5 lakh, up to 1 year and fine would be 1 lakh to 5 lakh, fine would be 1 lakh to 5 lakh, and it is and। अब अगर क्या होगा? अगर आपका इम्प्रिजनमेंट हो गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी सर।
क्या प्रॉब्लम हो जाएगी सर? इफ द वैल्यूअर इज कॉन्विक्टेड ही शैल बी लायबल टू रिफंड द रेम्यूनरेशन। कॉन्विक्टेड मतलब सर जेल हो गई, मतलब आपने फ्रॉड किया होगा। देखो जनरली क्या बोलते हैं, आपकी लाइबिलिटी क्या है 50,000 रुपये की, पर आपने फ्रॉड करने की कोशिश की है, सो 1 ईयर एंड 1 लाख टू 5 लाख। अगर आप कन्विक्ट हो गए तो सर आपको क्या करना है, जो पैसा कमाए वो भी रिफंड करना पड़ेगा, एंड सामने वाले को जो नुकसान है सर वो भी डैमेजेस पे करना पड़ेगा फॉर द लॉस सफर्ड बिकॉज ऑफ हिज रिपोर्ट। तो कन्विक्शन में ये प्रॉब्लम है, अगर आप जेल यात्रा पे हो जाते हो तो 1 साल एंड 1 लाख से 5 लाख प्लस रिफंड द रेम्यूनरेशन प्लस पे डैमेजेस टू द कंपनी और द पर्सन जिसको आपकी वजह से नुकसान पहुंचा है। कौन पे करेगा बच्चों? वैल्यूअर। सेक्शन नंबर 247। फिर एक कहता है रेफर मॉडल पेज 10.3 का पॉइंट 2 एलिजिबिलिटी, दैट्स 1 and 2 इज इंपॉर्टेंट। एक बार देख लेते हैं मिसलेनियस चैप्टर। सब ऑडिट यार, ऑडिट। I'll just download the notes and I'll be back. मिसलेनियस मेरे को मिल नहीं रहा है, I'll just download and I'll be back. देखो अभी सो मैंने मॉडल खोल रखी है, पेज नंबर 10.2 पे कुछ एलिजिबिलिटी है। सो 1 and 2 कुछ रीड करना है अपने को। देखो क्या है, मैं रीड करते हाथ की आती। अ पर्सन शैल बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड वैल्यूअर इफ इज अ वैल्यूअर ऑफ अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन। अच्छा, फिर इज रिकमेंड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच इज अ वैल्यूअर मेंबर और फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ वैल्यूअर। ठीक है, ये भी इजी सही है। हैज पास द वैल्यूएशन एग्जामिनेशन विद इन 3 years प्रिसिडर डेट ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब वो जो पोर्टल ICAI का कंपनीज एक्ट का, तो जहां पर आपको रजिस्टर होना पड़ेगा, उससे पहले आपने एग्जाम दे रखे हो कि विद इन 3 years बच्चों, विद इन 3 years हैज पास द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस एंड इज नॉट अ माइनर। अच्छा, नॉट बीन डिक्लेयर्ड पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, ना वो बैंकरप्ट है और नॉट अप्लाइड फॉर इंसॉल्वेंसी। इज अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। इज अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया किसके हिसाब से देखना बच्चों अपने को? फेमा के हिसाब से देखना है। हैज नॉट बीन कन्विक्टेड बाय एनी कॉम्पिटेंट कोर्ट फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद a term exceeding 6 months in the last and a period of 5 years have not elapsed, so 6 months and 5 years ये अपना उधर डायरेक्टर वाला सेम पॉइंट है। अच्छा, अगर मोर देन 7 years हो गया, ही शैल नॉट बी एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड। अगर मोर देन 7 years हो गया तो ठीक है। हैज नॉट बीन लिवर्ड अ पेनल्टी अंडर सेक्शन 271J, वो है ना रजिस्टर्ड वैल्यूअर, अकाउंटेंट, मर्चेंट बैंकर, 10,000 रुपीज पर सर्टिफिकेट, 10,000 रुपीज पर रिपोर्ट पर सर्टिफिकेट, वो and 5 years have not elapsed after the levy of such penalty, तो डिस्क्वालीफाइड है and is a fit and proper, तो ये क्वालिफिकेशन। तो इसमें जो एग्जाम में आ सकती है आपके लिए, वो तो I वाला पॉइंट हो सकता है, J वाला पॉइंट हो सकता है, IJ, और ये एग्जाम वाला C, जिस पे एग्जाम में इंस्टीट्यूट क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये रूल्स में दे रखा है अपने। फिर ना व्हाट इज फिट एंड प्रॉपर, क्या देखोगे उसका इंटीग्रिटी, रेपुटेशन, कैरेक्टर देख लीजिए सर आप उसका एब्सेंस ऑफ कन्विक्शन, रिस्ट्रेंट ऑर्डर्स एंड कॉम्पिटेंस एंड फाइनेंशियल सॉल्वेंसी। फिट एंड प्रॉपर का और एक्सप्लेनेशन दिया सर। अब वो बोलता है वो तो इंडिविजुअल की बात होगी, अब नो कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है, वो भी तो वैल्यूअर बन सकती है। अच्छा, इट हैज बीन सेट अप फॉर द ऑब्जेक्ट्स अदर देन rendering professional financial services including valuation service, and that in case of company it is a subsidiary, joint venture or associate of any company or body corporate। सर ध्यान रखना, अगर किस कोई और ऑब्जेक्ट इसके अलावा, अरे भैया आपका क्या है, प्रोफेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज देनी है, इसके अलावा कोई और ऑब्जेक्ट, आप ट्रेडिंग वेडिंग कर रहे हो, सोना चांदी बेचो, सर आप नहीं बन सकते, आप वैल्यूअर नहीं बन सकते। इज अंडरगोइंग इंसॉल्वेंसी या फिर इज एन अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट, तो सर आप नहीं बन सकते। ऑल द पार्टनर्स और एज अ केस में आर नॉट एलिजिबल अंडर क्लॉज CDE, ऊपर वाला CDE वाला कोई कन्विक्टेड, वो सब चीजें, मतलब ऑल बोला है, ऑल द पार्टनर्स एंड ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ कंपनी। अगर पार्टनरशिप फॉर्म बन रही है बच्चों तो ऑल द पार्टनर्स, अगर कंपनी बन रही है तो ऑल द डायरेक्टर्स, अगर वैल्यूअर बन रहे तो सबको वो C2 के जो ऊपर पढ़ा ना अपन ने, वो सब मतलब सर मेजॉरिटी नहीं चलेगा, मेजॉरिटी पे क्वेश्चन बन सकते हैं, पर अपन क्या बोलेंगे ऑल मतलब सर सब मतलब सब 3 or all the partners or directors whichever is lower of the partnership entity or the company, as the case may be, are not registered valuers, or none of the partners in the case may be the registered valuer or the asset class for which the valuation, asset class है जैसे गुडविल हो गया, टेंजिबल हो गया, इंटेंजिबल हो गया, तो वैसे asset class डिफाइन कर रखा है, तो भैया उसके कोई पार्टनर तो जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर नहीं है तो आप डिस्क्वालीफाइड। अपन ने भी बोला सब होनी चाहिए।
सर एग्जाम्पल, the board of directors of TimTim Limited proposes to appoint Mr. Nirala, an individual for the value for carrying out valuation of the immovable property as required under Companies Act 2013. तो क्या बोलता है? In the given case, the board of directors does not have a right to appoint the valuer. It is against the said provision. In fact, the valuer proposes to be appointed shall have such qualification, experience, and register as a valuer in such manner, on such terms and conditions as may be prescribed and appointed by the audit committee. And अगर audit committee तो कौन करेगा सर? बोर्ड करेगा. सर बोर्ड नहीं कर सकता. अभी टिम बोले तो पब्लिक कंपनी, तो यहाँ पर अपना असम्पशन होगा कि सर वो उनको ऑडिट कमेटी एप्लीकेबल होगा. अब मुझे नहीं पता ना कि एप्लीकेबल है कि नहीं, क्योंकि अनलिस्टेड पब्लिक भी तो हो सकती है. तो इधर वे यू कैन राइट द आंसर, इधर वे. तो ये आपको मॉड्यूल से पढ़ना है दोनों चीज़. बाकी नीचे का अंदर का नहीं भी पढ़ेंगे तो भी चलेगा. ठीक है. फिर नेक्स्ट सेक्शन है आपका पेनल्टी फॉर फ्रॉड. इस बार के आरटीपी में भी क्वेश्चन दे रखा है लोगों ने इस पे, पेनल्टी फॉर फ्रॉड. प्लस आपको ये ऑडिट के पेपर में काम आएगा, प्लस आपको ये एमसीक्यू में भी काम आ सकता है. क्या कहता है? फ्रॉड. कंपनीज एक्ट में जहां भी फ्रॉड हुआ बच्चों, जहां भी फ्रॉड होता है, सब जगह पर फ्रॉड आएगा. 447 जहां फ्रॉड वर्ड देखता है आपको लगाना पड़ेगा 447. सर कैसे देखने का? सर आपको देखना पड़ेगा कि फ्रॉड बड़ा है कि फ्रॉड छोटा है. फ्रॉड बड़ा है कि फ्रॉड छोटा है. फ्रॉड बड़ा छोटा कैसे होगा सर? चेक करो. पहले आप निकालोगे रुपीज 10 लाख लिखोगे, 10 लाख, ये लॉ में दिया हुआ है. फिर निकालोगे अब 1% ऑफ टर्नओवर, अज्यूम करो 8 लाख रुपया है. 1% ऑफ टर्नओवर हाइपोथेटिकली 8 लाख रुपया. सर विच एवर इज लोअर. अब मेरी लिमिट आ गई कितने की? 8 लाख की. 8 लाख की. अब मैं कंपेयर करूंगा. सो 8 लाख इज माई लिमिट. 8 लाख इज माई लिमिट. ठीक है, एज पर माई एग्जाम्पल. नाउ यू विल कंपेयर. अगर 12 लाख का फ्रॉड है, 12 लाख का फ्रॉड, बड़ा फ्रॉड. 9 लाख का फ्रॉड है, 9 लाख, स्टिल बड़ा फ्रॉड. 6 लाख का फ्रॉड है, छोटा फ्रॉड. 6 लाख का फ्रॉड है, छोटा फ्रॉड. एग्जैक्ट 8 लाख का फ्रॉड है, बड़ा फ्रॉड. सो 8 लाख या उसके ऊपर अगर होता है तो सर वो बड़ा फ्रॉड हो जाएगा. सर 8 लाख से आया कैसे? आपको पहले लिखना है 10 लाख रुपया और 1% ऑफ टर्नओवर विच वहां से आपको लिमिट निकालनी. फिर वो लिमिट से आप कंपेयर करोगे. 10 लाख से कंपेयर नहीं करना है, ध्यान रखना. 10 लाख से नहीं, गलती कर जाते हैं. 10 लाख से कंपेयर नहीं करना है आपको. 10 लाख और 1% ऑफ टर्नओवर विच इज लेस, उससे आपको कंपेयर करना है. फिर देखो बड़ा है कि छोटा है. अगर बड़ा फ्रॉड है तो मिनिमम जेल आता है 6 मंथ्स, मैक्सिमम 3 इयर्स. सॉरी, मिनिमम 6 मंथ्स एंड मैक्सिमम 10 इयर्स. नॉर्मली मिनिमम 6 मंथ, मैक्सिमम 10 इयर्स. पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है तो 3 इयर्स टू 10 इयर्स. पब्लिक इंटरेस्ट अगर अफेक्ट हुआ तो 3 इयर्स टू 10 इयर्स. पब्लिक इंटरेस्ट अगर अफेक्ट हुआ तो 3 इयर्स टू 10 इयर्स. एंड फाइन अमाउंट ऑफ फ्रॉड मैक्सिमम 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ फ्रॉड. And fine amount of fraud maximum 3 times the amount of fraud. And fine amount of fraud maximum 3 times the amount of fraud. सर बाजू में छोटा फ्रॉड है and it does not involve public interest बच्चों, and it does not involve public interest, and it does not involve public interest. So it is imprisonment up to 5 years or up to 50 lakhs or both. Up to 5 years or up to 50 lakhs or both. Up to 5 years up to 50 lakhs or both. बाजू में एंड है, इधर और है. बाजू में एंड है, इधर एंड. सब फ्रॉड अगर छोटा हुआ तो पब्लिक इंटरेस्ट अगर अफेक्ट होता है, फ्रॉड छोटा और पब्लिक इंटरेस्ट अफेक्ट होता है तो वो बेटा बड़ा फ्रॉड हो जाएगा. बड़ा फ्रॉड हो जाएगा फिर वो. क्लियर? सेक्शन नंबर 447 वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्क्रिप्टिव ऑडिट पेपर. ऑडिट पेपर, अरे तुम लोग तो ऑडिट कहीं और से पढ़े होंगे, है ना? महंगे वाले सर सूट वूट में आया कन्हैया लॉ ऑडिट पढ़ाने को, बरोबर. तो इसी बात पे 2 रुपये एक्स्ट्रा देके जाना, स्विस बैंक में डाल देना हमारे. ठीक है, क्योंकि तुमको ऑडिट का भी सेक्शन करा दिया गया. नेक्स्ट सेक्शन 450 क्या कहता है सर? पेनल्टी वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टीज प्रोवाइडेड. पेनल्टी वेयर नो स्पेसिफिक पेनल्टीज प्रोवाइडेड. नो स्पेसिफिक मतलब सर, अरे पूरे कंपनीज एक्ट में अगर सेक्शन तोड़ा तो कहीं ना कहीं तो पेनल्टी लिखी हुई है, तो वो फॉलो करने का. अगर वो नहीं लिखी हुई है कोई भी, तो भैया ये सामूहिक पेनल्टी फॉलो करने का. ठीक है, सामूहिक पेनल्टी कितनी बोलते हैं? कंपनी एंड द एवरी ऑफिसर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000. एंड अगर कंटिन्यूस डिफॉल्ट हुआ तो 1,000 रुपीज पर डे. कंपनी एंड ऑफिसर शैल बी लायबल टू अ पेनल्टी ऑफ 10,000 एंड 1,000 रुपीज पर डे, 1,000 रुपीज पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 2 लाख इन केस ऑफ अ कंपनी एंड 50,000 इन केस ऑफ ऑफिसर. 2 lakhs in case of company and 50,000 in case of officer. 10,000 rupees flat minimum and 1,000 rupees per day, subject to maximum 2 lakhs in case of a company and 50,000 in case of officer. 2 lakhs in case of company and 50,000 in case of officer. 2 lakh in case of company and 50,000 in case of officer. Section number कौन सा है? 450. No specific penalty. 450. Next. Dormant company. क्या कहता है अभी देखो. सर डॉर्मेंट कंपनी
जो बेटर है। डोरमेंट कंपनी सेक्शन नंबर क्या है 455। जैसे आईपीसीसी में सीपीटी में बचपन के दिनों में हमने सीखा था डोरमेंट पार्टनर, सेम वे डोरमेंट कंपनी, सेम वे बच्चों क्या है डोरमेंट कंपनी। अरे इनएक्टिव, काम होता ही नहीं, कंपनी बना दिए तुम पर धंधा शुरू ही नहीं किए बच्चों। अरे भैया कंपनी बना दियो तुम पर धंधा शुरू नहीं किए, क्या कर रहे हो तुम लोग? तो तुमको तो पूरा सर बनता है, पूरा पूरा कंपनी सेक बनता है ना सर, तुमको लगने का पूरा कंपनी सेक लगेगा। बट तुम्हारे पास ऑप्शन होता है क्या करने का, ए आरओसी 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 महीन एक्टिव हमसे ना हो पाई तो हमको पूरा कंपनी सेक लगेगा, हमारा बिजनेस ही शुरू नहीं हुआ है अभी तक। तो हम लोग रिसर्च कर रहे, बिल्डिंग बना रहे, प्रोडक्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं, अभी टाइम लगेगा हम लोग को। काहे के लिए हम लोग को सर बोर्ड मीटिंग कराने का, सर काहे के लिए हम लोग को डिविडेंड का रूल लगाने का, काहे के लिए हम लोग को एजीएम का रूल। अरे सर प्लीज माफी दो ना। तो अगर आरओसी सेटिस्फाइड तो क्या कर देगा, आपको एक इनएक्टिव का स्टेटस दे देगा। आप इनएक्टिव मतलब सर क्या, डोरमेंट, डोरमेंट हो आप, तो आपको पूरा कंपनी एक्ट नहीं लगेगा, आपको कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन लगेंगे। वो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन कौन बताएगा, आरओसी बताएगा। बट अगर तुमने वो कुछ स्पेसिफिक प्रोविजन तोड़ दिए तुमने तोड़ दिया, और तुमने मेकअप करके पूरा तोड़ दिया बच्चों, तो और से तुमको ठोक देगा। क्या ठोकेगा सर, वो तुम्हारा डोरमेंसी से कैंसिल कर देगा नाम, डोरमेंसी का जो रजिस्टर है वहां से कैंसिल कर देगा। अरे डोरमेंसी के अगर रजिस्टर से कैंसिल कर दिया तो कहां जाएंगे अपन, एक्टिव में जाएंगे। तो अरे अगर तुम एक्टिव में चले गए तो भैया पूरा 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 का पूरा पूरा का पूरा पूरा का पूरा कंपनी सेक्ट आपको एप्लीकेबल हो जाएगा। तो क्या कहता है, a dormant company or inactive company means a company which is not carrying on business or operation or has not any significant accounting transaction in the last 2 years. In the last 2 years. What is significant accounting transaction? वो आगे मिलेगा अपने को। और has not filed FS and annual return for last 2 years. सर धंधा नहीं कर रहे, significant accounting transaction नहीं हुआ है सर, या FS या annual report फाइल नहीं की है in the last 2 years, तो क्या है वो inactive company है। So what is significant accounting transaction? Means any transaction other than any transaction other than ये, मैंने अगर फीस पे की आरओसी को, कोर्ट को फीस पे की है, तो सर ये मेरा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है। सर अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन क्या, परचेज सेल हुआ होगा आपने, परचेज सेल, तो वो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है। तो ये आपको पहचानने को भी आ सकता है, प्लस डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, डिस्क्रिप्टिव में। सर पेमेंट ऑफ फीस बाय कंपनी टू द आरओसी इज नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अगर आप ये खाली यही कर रहे हो तो यू आर इनएक्टिव कंपनी। पेमेंट मेड बाय इट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट या एनी अदर लॉ की रिक्वायरमेंट आपने फीस पे की, सर यू आर नॉट एक्टिव कंपनी। थर्ड, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स अलॉट कर दिए, शेयर्स अलॉट कर दिए टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ दिस एक्ट, सर यू आर नॉट एन एक्टिव कंपनी। सर पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ इट्स ऑफिस एंड रिकॉर्ड्स, सर आपने क्या किए, रेंट पे किए, तो अगर रेंट भी पे किया ना सर, यू आर नॉट एन एक्टिव, इट्स नॉट अ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट। ठीक है, तो ये चार है, ध्यान रखना, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। अदर देन ये चार, इन चार के अलावा अगर आप कर रहे हो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, अगर सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है तो आप एक्टिव, अगर ये चार कर रहे हो तो सर आप इनएक्टिव हो। ठीक है ना, प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ डोरमेंट कंपनी। ठीक है, सेक्शन 455 ही चल रहा है पूरा, अभी भी 455 भी। सो देखो पहले हमने किया 247 दैट वाज रजिस्टर्ड वैल्यूअर, ठीक है, फिर हमने किया 447 दैट वाज पेनल्टी फॉर फ्रॉड, 450 स्पेसिफिक पेनल्टी, आई मीन नो स्पेसिफिक पेनल्टी तो सामने लग जाएगी हमारी। फिर 455 डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट कंपनी का अपन डेफिनेशन कर लिए, 2 साल देखना है अपने को। अभी अपन कर रहे हैं प्रोसीजर फॉर एप्लीकेशन ऑफ डोरमेंट कंपनी, बहुत सिंपल है। अ कंपनी शैल मेक एन एप्लीकेशन फॉर्म नंबर MSC1, MSC1 मतलब सर मिसलेनियस टू द आरओसी अलॉन्ग विद अ स्पेशल रेजोल्यूशन पास इन द GM। तो MSC1 भरना, साथ में ऐसा लगेगा मैंडेटरी, और ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ एटलीस्ट 3/4 ऑफ द शेयर होल्डर्स इन वैल्यू। सर या तो नंबर्स में 3/4 लेकर आ जाए मतलब 75%, या फिर वैल्यू में 3/4 लेकर आ जाए मतलब 75%। तो या तो SR मतलब इन नंबर हो गया, या फिर कंसेंट इन वैल्यू, तो इन नंबर या इन वैल्यू, इन नंबर और इन वैल्यू। अ कंपनी शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई ओनली इफ, सर कुछ भी इंस्पेक्शन, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन नहीं चल रहा है हमारे खिलाफ, नो प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट द कंपनी अंडर एनी लॉ, सो देयर इज नो पब्लिक आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट्स और डिफॉल्ट इन रीपेमेंट और इंटरेस्ट, कुछ भी गलत काम नहीं किया हमने। सर देयर इज नो आउटस्टैंडिंग लोन वेदर सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। अच्छा अगर है, कौन सा लोन है, अनसिक्योर्ड लोन है, तो क्या करो, अप्रूवल ऑफ लेंडर लेकर आ चाहिए। सर देयर इज नो आउटस्टैंडिंग सिक्योर अनसिक्योर्ड लोन, अगर अनसिक्योर्ड लोन है तो काम करो, जिसने दिया ना उसे अप्रूवल लेकर आ जाओ। सर देयर इज नो डिस्प्यूट इन द मैनेजमेंट मतलब डायरेक्टर्स में, और ओनरशिप मतलब शेयर होल्डर्स में। सर देयर इज नो स्टैट्यूटरी ड्यूज, देयर इज नो स्टैट्यूटरी ड्यूज टू द CGSG और लोकल अथॉरिटी। सर देयर इज नो डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज। सर द कंपनी इज नॉट लिस्टेड ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज whether within India or outside India.
बराबर। तो अगर ये कंडीशन मीट हो जाती है तो आप क्या बन सकते हो, आप एलिजिबल अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर MSc 1 में। तो मैंने आरओसी को अप्लाई किया, आरओसी मुझे सर्टिफिकेट दे देगा कौन से फॉर्म में बच्चों, MSc 2। आरओसी विल इशू सर्टिफिकेट MSc 2। फिर कंपनी हैज टू फाइल रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी से अपन ITR भरते हैं, AOC 4 भरते हैं, बराबर। तो सेम में डोरमेंट कंपनी का भी रिटर्न होता है, रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी इन फॉर्म नंबर MSc 3 विद इन 30 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो रिटर्न ऑफ डोरमेंट कंपनी MSc 3, क्लियर। सो MSc 1 इज एप्लीकेशन, सर्टिफिकेट आएगा MSc 2 में, रिटर्न भरना है हमने को MSc 3 में। फिर एक एग्जाम्पल है पेज 10.31 मॉड्यूल पे, आप देख लीजिएगा एग्जाम्पल नंबर 9, वो कर लीजिएगा आप। फिर नीचे बोलते हुए प्रोसीजर फॉर बिकमिंग एक्टिव कंपनी। अब मैं इनएक्टिव हूँ, अब मैं इनएक्टिव, मेरे को अभी एक्टिव बनने का चर्बी है भैया, भाई हमको एक्टिव बनने का कुछ नहीं, वापस साल उसे को अप्लाई करो। सो द डोरमेंट कंपनी, तुमको समझ डोरमेंट कंपनी क्यों बोला, क्योंकि आप अभी इनएक्टिव बनो। शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर MSc 4 में अप्लाई करो अलॉन्ग विद द रिटर्न इन फॉर्म नंबर MSc 3 फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी। अच्छा, फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, अगर आपको 5 साल हो गए, क्या हो गया बच्चों, अगर आपको 5 साल हो गए, कितना साल, 5 ईयर्स इनएक्टिव हुए, अरे तुम लायक नहीं हो अब, तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, कट जाएगा तुम्हारा, कट जाएगा नाम, तुम्हारा नाम कट जाएगा, अंदर स्ट्राइक ऑफ हो जाओगे। सर द ROC shall initiate the process of striking of the name of the company remains dormant for 5 years, so I would say टेक्निकली 2 साल होगा, क्योंकि पहले टेक्निकली 7 साल होगा। पहले 2 साल तो आप क्या थे, आपने सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं की, तो आपने डोरमेंसी के लिए अप्लाई कर लिया, बराबर। फिर आपको डोरमेंट हुए 5 साल हो गए, सर भाई ऐसा क्या रिसर्च कर रहे हो तुम, 7 साल हो गया, 7 ईयर्स हो गया, ऐसा क्या रिसर्च करो तुम लोग। तो अपने को MCQ के लिए 5 रखना है, समझने के लिए 2+5 रहेगा, ठीक है, समझने के लिए। पर आप MCQ के लिए, डिस्क्रिप्टिव के लिए हमेशा 5 ही बोलोगे। अगर आपको डोरमेंट हुए 5 साल हो गया है बच्चों, डोरमेंट अगर आपको 5 साल हो गया तो क्या हो जाएगा, ROC आपका नाम काट देगा। अच्छा, ROC after considering the application will issue a certificate in form number MSc 5 and allowing the status of active company to the applicant। तो आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा MSc 5 में। टाइम पास है, अप्लाई किए 1 में, सर्टिफिकेट आया 2 में, रिटर्न 3 में, फिर डोरमेंट जाता है अप्लाई करने के लिए एक्टिव के लिए 4 में, सर्टिफिकेट 5 में, 1 2 3 4 5, क्लियर। फिर the ROC shall strike the name of the government company from the register of dormant company which has failed to comply with the requirements of this section, that is he will make it an active company। अगर तुमने ROC की जो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी नहीं की तो ROC क्या कर देगा, आपका नाम वहां से कैंसिल कर देगा, डोरमेंसी से अगर कैंसिल कर दे तो आपको एक्टिव बना देगा, एक्टिव बना दिया तो सर आपको पूरा लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा, पूरा लॉ, क्लियर। आ जाओ अभी आगे। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन एनुअल रिपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी, खाली रीड करना है इसको सर, सेक्शन 394 खाली रीड करना है, MCQ में अगर दिखा तो दिखा। क्या बोलता है सर, गवर्नमेंट कंपनी क्या बोलता है, मिनिमम 51%, मिनिमम 51%, किसका स्टेक है, CG का, SG का, दोनों का, तो क्या बन जाएगा आप गवर्नमेंट कंपनी। अब मॉड्यूल में बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है सर वहाँ पर कुछ अलग लिखा हुआ है, वहाँ पर अलग लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना वहाँ पर वो जो है ना, अगर किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन है या किसी गवर्नमेंट कंपनी में स्टेक भी डाला रखा है तो उसको काउंट नहीं करते, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। पर मैं बता दूँ आपको, जाके चेक कर लीजिए सेक्शन 619B ऑफ कंपनीज एक्ट 1956, 619B ऑफ कंपनीज 1956, उसमें क्या बोला था कि भैया अगर इसमें CG SG दोनों ने या किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन ने या किसी गवर्नमेंट कंपनी ने भी स्टेक रखा वो काउंट करने का, कहाँ बोला था, 619B ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। फिर वही सेक्शन एक ROC के सर्कुलर के थ्रू बोला गया कि इट इज मुटांडिस एप्लीकेबल टू कंपनीज एक्ट 2013, मतलब वो एज इट इज वो सर्कुलर एप्लीकेबल है। पर क्या किया है हमारे मॉड्यूल में उसको कवर नहीं किया। मैं बोलता हूँ लिख कर आने का एग्जाम में कि भैया वो भी गवर्नमेंट कंपनी हो तो डीम्ड गवर्नमेंट कंपनी वैसे बनती है, ठीक है, तो ध्यान रखना। अब एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी क्या कहता है, एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। अब देखो, इफ CG इज अ मेंबर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, सेंट्रल गवर्नमेंट का मेंबर है, सो एनुअल रिपोर्ट ऑन द वर्किंग इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, ऑन द वर्किंग इन द अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट कंपनी shall be prepared within 3 months, shall be prepared within 3 months of the AGM to be laid before both the house of the parliament, to be laid before both the house of the parliament। अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो वही सेम चीज, एनुअल रिपोर्ट बनाइए विद इन 3 months ऑफ द AGM एंड लेड बिफोर बोथ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, बोथ द हाउस ऑफ लेजिस्लेचर। अगर दोनों मेंबर है तो सर बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर के सामने रखने का, क्लियर। तो ये हो गया 394। तो 3 months को याद रखने का, 3 months को MCQ के लिए याद रखना, बाकी कुछ काम करनी है, कूल। तो देखो क्या क्या हो गया हमारा, तो सर वी स्टार्टेड विद 247 दैट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फिर हमने अभी किया 394 ऑडिट रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। 447 हमने क्या कर दिया सर, फ्रॉड कर दिया सर। 450 के लिए अपन ने क्या किया, 450 इज लाइक स्पेसिफिक पेनल्टी, नो स्पेसिफिक पेनल्टी, तो सामयिक लगाना 455 इज गवर्नमेंट कंपनी। तो MSc 1 MSc 2 में सर्टिफिकेट रिटर्न, MSc 3
डोरमेंट कंपनी एक्टिव बनना चाहती है MSc 4, सर्टिफिकेट MSc 5, सर्टिफिकेट MSc 5। ठीक है, अब ये 5 सेक्शंस, ये अलग चैप्टर रहेगा पूरा 248 से 252। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में दिखता है 248 से 252। देखो क्या कहता है, इट सेज पावर ऑफ ROC टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज। बच्चों, पावर ऑफ ROC CG नहीं, ROC, टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी, टू रिमूव द नेम ऑफ द कंपनी फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनी। तो बुक है, इसको सिंपल भाषा में कहते हैं स्ट्राइक ऑफ, स्ट्राइक ऑफ करना बेसिकली। So if the company is ROC has a reasonable cause to believe that, if ROC has a reasonable cause to believe that क्या? The company has failed to commence a business within 1 year of its incorporation। अरे 1 साल हो गया है, धंधा ही शुरू नहीं किया। B omitted है। नंबर 2 पॉइंट 2 साल, पहला वाला में 1 साल, नंबर 2 में 2 साल है। Company is not carrying on business for the last 2 financial year and has not applied for the status of dormant company। अभी 2 साल बीत गया तो डोरमेंट से के लिए अप्लाई करना था, नहीं किया आपने। सर धंधा शुरू किए हुए, भैया धंधा ही नहीं शुरू किया, 1 साल हो गया, पैदा हो गए। अच्छा, बी हट गया, ओमिट हो गया। सी, सर कंपनी को पैदा हो, कंपनी बहुत साल हो गया पैदा, लास्ट 2 साल से अपना धंधा शुरू किया, एंड यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर डोरमेंसी। अच्छा, द सब्सक्राइबर्स हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन। पता है वो प्राइवेट कंपनी में 2 सब्सक्राइबर्स, पब्लिक में 7 होते हैं। दे हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन अमाउंट व्हिच दे हैड अंडरटेकन टू पे एंड अ डिक्लेरेशन टू दिस इफेक्ट इज नॉट फाइल्ड विद इन 180 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। भैया वो जो एक फॉर्म भरना पड़ता है वो आपने फाइल नहीं किया 180 दिन के अंदर। द कंपनी इज नॉट कैरिंग ऑन बिजनेस और ऑपरेशन रिवील्ड एज आफ्टर फिजिकल वेरिफिकेशन एज पर सेक्शन 12(9)। तो भैया जो हमारा रजिस्टर ऑफिस है वहां पर आपने बताया कि हम लोग ये बिजनेस करने वाले हैं, वहां पर आप वो बिजनेस नहीं कर रहे हो। तो ये 4 केस है, 5 नहीं बेटा 4 है, क्योंकि एक ओमिट हो गया और चारों और है। सर या तो आपको पैदा हो गया 1 साल हो गया, बिजनेस शुरू नहीं किया, तो बहुत साल से पैदा हो आप, लास्ट 2 साल में अपना धंधा नहीं किया, एंडोरमेंट के लिए अप्लाई नहीं किया है, एंड द सब्सक्राइबर्स हैव नॉट पेड द सब्सक्रिप्शन फीस, एंड वो जो डिक्लेरेशन आपने 180 डेज में फाइल नहीं किया है। अच्छा, आप जो बिजनेस करने वाले थे रजिस्टर ऑफिस में वहां पर नहीं किया है एज पर 12(9), रजिस्टर ऑफिस 12 में लिखा था, 12(9) IPCC सेक्शन। तो क्या होगा, ROC विल सेंड क्या, शो कॉज नोटिस, ROC विल सेंड शो कॉज नोटिस टू द कंपनी एंड इट्स डायरेक्टर। क्यों? वो बोलेगा चिल्ला के, मैं तुम्हारा नाम कैंसिल कर रहा है, तुम मेरे को बताओ मैं क्यों कैंसिल ना करूं। एंड सीक द रिप्रेजेंटेशन विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिस, एंड सीक द रिप्रेजेंटेशन विद इन 30 डेज ऑफ द नोटिस। तो मैं तुम्हारा नाम कैंसिल कर रही, तुम मेरे को बताओ मैं क्यों नहीं कैंसिल करी, कौन भेजेगी ऐसे बच्चों, ROC भेजेगी, किसको, कंपनी को और डायरेक्टर को। अच्छा, तो ये पहला जो सेक्शन था 248 का सबसेक्शन 1, ये तो क्या हो गया, ROC ने डंडा मारा उनको। अब 248 सबसेक्शन 2 में क्या, वॉलंटरी एप्लीकेशन, खुद से a company may also voluntarily apply to ROC to remove the name of the company from the register of companies on all or any of the grounds mentioned in 248 subsection 1। तो जो ग्राउंड्स होंगे वो ऊपर वाले, तो आप वॉलंटरी भी अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, इट कैन अप्लाई कब, आफ्टर एक्सटिंग्विशिंग ऑल द लाइबिलिटीज, भैया उधारी पहले पे करो उसके बाद अप्लाई करो। साथ में क्या लगेगा, देखो तुमको आता है ये पॉइंट, बाय एसआर परफेक्ट और कंसेंट ऑफ 75% ऑफ द मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल। तो या तो इन नंबर ले लीजिए या तो इन वैल्यू ले लीजिए। तो सर यू हैव टू फर्स्ट पे ऑफ ऑल योर लायबिलिटीज एंड एसआर पास करो, मतलब इन नंबर, या फिर कंसेंट ऑफ 75% ऑफ मेंबर्स इन टर्म्स ऑफ पेड अप शेयर, मतलब इन वैल्यू। अच्छा, इन केस ऑफ कंपनी गवर्न अंडर स्पेशल एक्ट, इस पे भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में, जैसे LIC हो गया, UTI हो गया, एयर इंडिया हो गया, सर उनका भी अप्रूवल लगेगा। अप्रूवल ऑफ इट्स रेगुलेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, अप्रूवल ऑफ इट्स रेगुलेटर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ध्यान रखना। तो ये हो गया 248 सबसेक्शन 2, वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ में आता है ये, इस पे केस भी आया एग्जाम में। 248 शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी, छोटी बात है। 242 शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी, मतलब सेक्शन 8 कंपनी वॉलंटरी अप्लाई नहीं कर सकती डोरमेंसी की, सॉरी स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए। 242 का मतलब क्या होगा सर, सेक्शन 8 कंपनी वॉलंटरी अप्लाई नहीं कर सकती स्ट्राइकिंग ऑफ के लिए। इस पे भी एग्जाम में क्वेश्चन था, छोटी बात पे एग्जाम में क्वेश्चन, फिर लोग कहते हैं लॉ का पेपर बाढ़ से आया। सो 248 इज कंपल्सरी RO से स्ट्राइक ऑफ करेगा। 242 इज क्या, वॉलंटरी अप्लाई करना है। ध्यान रखना, अगर रेगुलेटर वाले को स्पेशल एक्ट पाए तो उनका भी अप्रूवल लगेगा। सेक्शन 8 कंपनीज वॉलंटरी अप्लाई नहीं कर सकते। अब प्रोसेस क्या कहते हैं, देखो, फुल टाइम पास आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टाइम मेंशन इन द नोटिस, मतलब कितना, वो 30 दिन कि भैया तुम मुझे रिप्लाई कर। ROC will strike off the name from the register of companies and publish the name in the OG, लोजी, सुनोजी, ऑफिशियल गैजेट, शासन पत्र, राष्ट्र शासन पत्र। And on publication in the OG, the company shall stand dissolved। मतलब जैसे वो OG में गया, कंपनी खत्म। ओम गायत्री मंत्र चालू कर दो, ओम भूर्भुवः स्वः, मेरे को आता ही रही, खत्म, कंपनी खत्म। क्लियर?
The ROC before passing the order shall satisfy himself that sufficient provision is made for realization of the amount of assets and the payment of liability. मतलब कंपनी के पास पैसा होना चाहिए, मतलब उन्होंने सब इंतजाम कर रखा कि एसेट को बेच देंगे हम लोग, लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे, सब इंतजाम होना चाहिए. एंड नेसेसरी अंडरटेकिंग इज ऑब्टेन्ड किससे, हमारे एमडी से, डायरेक्टर से या अदर पर्सन इंचार्ज से. आप लोग लिख के दो कि आप लोग एसेट बेचोगे, लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे तो मैं आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दूंगा. अच्छा ध्यान से सुनना, अभी आज अप्रैल चल रहा है, अभी तो स्ट्राइक ऑफ हो गई, कंपनी खत्म. अब हमने क्या बोला था कि सर हम लोग एसेट बेचेंगे, लाइबिलिटी पे ऑफ करेंगे. अब स्ट्राइक ऑफ हो गई कंपनी, मतलब कंपनी खत्म, बराबर. कोई क्रेडिटर आ गया, अरे मेरा पैसा दो ना. डायरेक्टर बोलते ए किधर, कौन सा कंपनी, कंपनी खत्म. अरे डायरेक्टर पगले, कंपनी को खत्म इसी शर्त पे किया था ना, इसी चैलेंज पे किया था, इसी कंडीशन पे किया था कि तुम एसेट बेच के लाइबिलिटी पे ऑफ करोगे. तो लाइबिलिटी पे ऑफ तो कब करोगे, जब कंपनी खत्म हो तब करोगे ना. तो जो क्रेडिटर मांगना उसको देना पड़ेगा, उल्लू नहीं बना सकते भाई साहब. So the assets of the company shall be made available for the payment of liabilities even after remaining. Sorry, even after removing the name of the company from the register of companies. अरे लॉजिक है ना सर, आपको खत्म क्यों किया, so that you will realize the assets and pay off the liabilities, right? On that condition. Now अभी नाम अगर स्ट्राइक ऑफ हो गया है तो अभी पे तो करना ही पड़ेगा ना आपको. फिर अच्छा कुछ लाइबिलिटी आ गया, डायरेक्टर का कुछ लाइबिलिटी आ गया बच्चों, खत्म के कंटिन्यू, सर कंटिन्यू, इट विल कंटिन्यू. सो द लाइबिलिटी ऑफ एवरी डायरेक्टर मैनेजर ऑफिसर शैल कंटिन्यू एंड मे बी एनफोर्स एज इफ द कंपनी हैड नॉट बीन डिसॉल्व. तो भैया आपकी लाइबिलिटी खत्म, आई मीन जो पुराने पाप कर रखे तुमने, यू आर लाइबल फॉर दैट, पुराने पापों के लिए लाइबल हो. अच्छा, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल अफेक्ट द पावर्स ऑफ टी टू वाइंड अप द कंपनी द नेम ऑफ विच हैज बीन स्ट्राइक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज. अब देखो मैंने स्ट्राइक ऑफ कर दिया, इसका मतलब क्या होता है, खत्म ही हो गया. बट भैया अगर हमारा ट्राइब्यूनल चाहता है कि मेरे को वाइंड अप भी करने का, तो वाइंड अप भी कर, अलग से वाइंड अप का प्रोसेस चालू करेगा. नहीं तो आरओसी यहाँ पर स्ट्राइक ऑफ कर सकता है, तो यहाँ पर ताकत आरओसी के पास है. पर ट्राइब्यूनल माई बाप है, वो बोलता है नहीं मेरे को वाइंडिंग अप भी कराना, किसने मना किया. सेक्शन नंबर 248 बहुत बड़ा सेक्शन है. 248 में से नंबर 1 है, नंबर 2 जो सब सेक्शन है वो इंपॉर्टेंट है. चलो रीड करो इसको, इतने इंपॉर्टेंट, रीड कीजिए एक बार. ठीक है, आ जाओ.
नेक्स्ट तो 248 हो गया अपना पावर ऑफ आरओसी टू स्ट्राइक ऑफ द नेम, ठीक है, स्ट्राइक ऑफ द नेम। 249 रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेकिंग एप्लीकेशन, रेस्ट्रिक्शन ऑन मेकिंग एप्लीकेशन। सो क्या बोलता है, एप्लीकेशन अंडर 248 जो अभी अपन ने पीछे पढ़ा इज रेस्ट्रिक्टेड एट एनी टाइम इन द प्रीवियस 3 months, इन द बच्चों प्रीवियस 3 months द कंपनी ने क्या कर रखा है, हैज चेंज नेम और शिफ्टेड द रजिस्टर ऑफिस, तो अब अप्लाई नहीं कर सकते हो। मेड अ डिस्पोजल फॉर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी और राइट्स हेल्ड बाय इट, मतलब भैया पूरा तरीका बना रखा है उन्होंने, पूरा सिस्टम बना लिया कि हम लोग एसेट वैसेट बेच देंगे, ठीक है, इन द लास्ट 3 months। या फिर एंगेज इन एनी अदर एक्टिविटी एक्सेप्ट द वन फॉर विच इज नेसेसरी और एक्सपीडियंट। सर भैया हम लोग धंधा ही मतलब हमने ऐसा काम करना शुरू कर दिया कि जो साला हमारा ऑब्जेक्ट जैसा है ही नहीं, हमारा ऑब्जेक्ट जैसा ही नहीं इन द लास्ट 3 months, हमारा ऑब्जेक्ट कुछ और कहता है, धंधा कुछ और कर रहे हैं हम लोग। सर मेड एन एप्लीकेशन टू द टी फॉर सैंक्शनिंग कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट चैप्टर कॉम्प्रोमाइज और अरेंजमेंट, या फिर इज बीइंग बाउंड अप एज पर चैप्टर 20 मतलब कंपनी एक्ट के हिसाब से, या फिर एज पर आईबीसी 2016। तो ये 5 में से कोई भी अगर सिचुएशन अट्रैक्ट होते हैं इन द लास्ट 3 months यू कांट मेक एप्लीकेशन। कॉम्प्रोमाइज अरेंजमेंट वाला एग्जाम में आ चुका है, चेंज इन नेम, चेंज इन रजिस्टर ऑफिस वाला आ चुका है, आईबीसी वाला भी एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। एट एनी इन द लास्ट 3 months एट एनी टाइम, अगर ये 5 में से कोई भी अट्रैक्ट होता है सर आप एप्लीकेशन नहीं कर सकते हो। अगर आपने एप्लीकेशन कर दी तो क्या हो जाएगा, इट शैल बी पनिशेबल विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 लाख रुपीज अप टू 1 लाख रुपीज। अच्छा अब क्या हो जाएगा, या तो आप उसको एप्लीकेशन को विड्रॉ करो, अगर आपने अप्लाई किया पेनल्टी तो लगेगी, या फिर आप एप्लीकेशन को विड्रॉ करो, या फिर इट विल बी रिजेक्टेड बाय द आरओसी एज सून एज द कंडीशंस आर ब्रॉट टू इट्स नोटिस। तो आरओसी क्या कर देगा, रिजेक्ट कर देगा, या तो आप विड्रॉ कर लीजिए तो आरओसी आपको क्या कर देगा, उसको विड्रॉ करवा देगा। पेनल्टी कितने सर, अप टू 1 लाख, पेनल्टी कितने, अप टू 1 लाख। सेक्शन नंबर 249 रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेकिंग एप्लीकेशन 248, अगर 5 में से कोई भी अट्रैक्ट होते हैं इन द लास्ट 3 months तो आपको पेनल्टी लग जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, पेनल्टी लग जाएगी आपको अप टू 1 लाख रुपीज। आपने अप्लाई कर दो, विड्रॉ करो, या फिर आरओसी उसको रिजेक्ट कर देगा। सेक्शन नंबर 249। 250 अब क्या होगा सर जैसे आपका वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब आपने अप्लाई किया, आरओसी ने आपका नाम स्ट्राइक ऑफ कर दिया, तो कंपनी खत्म। सर कंपनी खत्म हो गई है, कंपनी एक्चुअली में खत्म हो गई, बट फॉर लाइबिलिटी कंपनी आज भी जिंदा है, टू पे ऑफ द लाइबिलिटी कंपनी आज भी जिंदा है, डायरेक्टर्स की जो लाइबिलिटी उसके लिए आज भी जिंदा है, पर कंपनी एक्चुअली में खत्म हो जाएगी, पर जो कंपनी की जो लाइबिलिटी उसके प्रति वो आज भी जिंदा है। सो इट सेज वेयर कंपनी स्टैंड्स डिसॉल्व्ड अंडर सेक्शन 248 इट शैल ऑन फ्रॉम द डेट मेंशन इन द नोटिस सीजेस टू ऑपरेट एज अ कंपनी एंड जो उसको पैदा होने पर जो सर्टिफिकेट है, बर्थ सर्टिफिकेट क्या कहते हैं अपन, कोई सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। आज जब अपन पैदा हुआ अपने को बर्थ सर्टिफिकेट मिला, कंपनी जब पैदा हुई तो कोई मिल गया, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन shall be deemed to have been cancelled from such date. अब for the purpose of realizing the amount due to the company and for the payment or discharge of the liabilities or obligation, this subsection shall not affect. मतलब the company shall be continued in its existence. See, actually में खत्म हो गई है, but to realize the asset and to pay off the liability, कंपनी जिंदा है, कंपनी आज भी जिंदा है। सेक्शन नंबर 250 बहुत सिंपल है। 248 पावर ऑफ आरओसी टू स्ट्राइक ऑफ द नेम। 249 रेस्ट्रिक्शंस ऑन मेकिंग एप्लीकेशन 3 months चेक करना है। 250 इफेक्ट ऑफ द कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व, क्या बोलोगे आप, इफेक्ट ऑफ द कंपनी नोटिफाइड एज डिसॉल्व। 251 फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन, क्या है, फ्रॉड हुआ है, फ्रॉड अभी सीखा है, कौन सा सेक्शन लगेगा, 447 where it is found that the application of the company has been made with object of evading the liabilities, defraud any other person, with the intention to deceive the creditors, the person in charge of the management, कौन, directors, सब कुछ गया भाड़ में, क्या हो जाएगा सर, shall be jointly and severally liable to any person or persons who has incurred loss or damage as a result of the company being notified as dissolved, and shall be punishable under section 447. The ROC may also recommend prosecution for the person responsible for filing of an application. तो ROC आपको ROC पेनल्टी लगा सकते हैं, तो 447 तो लगेगा। कैसे याद करना है सर, फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन, फ्रॉड सेक्शन 447, क्या बोलेंगे बच्चों अपन, 447। 251 खत्म, लास्ट सेक्शन 252 क्या कहता है, अपील्स टू ट्राइब्यूनल, क्या बच्चों, अपील्स टू ट्राइब्यूनल, अपील टू ट्राइब्यूनल। एक सेकेंड, नाम कैंसिल कौन किया, आरओसी, अपील कहां कर रहे, ट्राइब्यूनल, एमसीक्यू। भैया नाम कैंसिल कौन किया पूरे चैप्टर में, आरओसी चल रहा था, यहां पर क्या होना गया भाई, ट्राइब्यूनल आ गया। तो इट सेज एनी पर्सन अग्री बाय द ऑर्डर ऑफ आरओसी may prefer an appeal to tribunal within बच्चों 3 years, within 3 years from the date of the order of registration हो गया, from the date of the order of
स्ट्राइक ऑफ। जिस दिन आरओसी ने ऑर्डर पास किया होगा कि मैं आपका नाम कैंसिल कर रहा हूं, बराबर, वहां से, ठीक है। फिर द ट्राइब्यूनल्स ऑफ द ओपिनियन द रिमूवल ऑफ द नेम इज नॉट जस्टिफाइड, इट में ऑर्डर रिस्टोरेशन ऑफ द नेम, वापस लाइए, नाम वापस लाइए, एंड बट बिफोर वापस लाने से पहले क्या देना पड़ेगा अपने को, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी विल बी गिवन टू आरओसी। अरे आरओसी ने नाम कैंसिल किया ना, बराबर, आरओसी को भौंकने का मौका दीजिए। कॉपी ऑफ द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल शैल बी फाइल्ड विद द आरओसी विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ द ऑर्डर एंड द रजिस्टर शैल कॉज द नेम ऑफ द कंपनी टू बी रिस्टोर्ड। तो आरओसी क्या कर देगा, नाम को वापस ले आएगा। सिंपल सी भाषा में, अगर आप अग्रीव्ड हो, आप फाइल कीजिए 3 साल के अंदर टू द ट्राइब्यूनल, ठीक है। फिर ट्राइब्यूनल आपकी बात सुनेगा, अगर आप सही लग रहे हो, आप सही हो, तो आरओसी क्या बोले, चलो नाम को रिस्टोर करो। अच्छा, आरओसी को पहले क्या देगा, अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड दिया जाएगा। तो जो ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आप लेके जाएंगे आरओसी के पास 30 days के अंदर, आरओसी क्या कर देगा, आपका नाम रिस्टोर कर देगा। फिर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 4 लोग हैं, कौन कौन सर, कंपनी मेंबर क्रेडिटर वर्कमैन। कौन कौन बच्चों, कंपनी मेंबर क्रेडिटर वर्कमैन, 4 लोग, कंपनी मेंबर क्रेडिटर वर्कमैन। इफ यू आर अग्रीड बाय द स्ट्रक ऑफ फ्रॉम द रजिस्टर shall apply to the tribunal within 20 years। बच्चों कितना, within 20 years from the date of the ROC of order of ROC, the tribunal on application of them order the name of the company to be restored and give such direction as it deem fit, placing all the above in the same position as the company has not been struck off। मतलब सर, सी मैं चाहता हूं, मैं अग्रीव्ड हूं, अग्री मतलब सर मेरे को अच्छा नहीं लगा आपने मेरा नाम कंपनी का कैंसिल कर दिया, नहीं मेरे को अच्छा लगा, अपील फाइल करूं ट्राइब्यूनल को 3 years के अंदर। मैं कंपनी हूं, मैं वर्कमैन हूं, मैं मेंबर हूं, मैं क्रेडिटर हूं, मेरे को मेरा पैसा नहीं मिला है, साला चोर कंपनी है, तो भी मैं अग्रीव्ड हूं। अब मैं अगर अग्रीव्ड हूं, मेरे को कंपनी जिंदा होना मेरे को फर्क नहीं पड़ता, मेरे को मेरे पैसे से मतलब है। तो क्या बोलता है, आप जा सकते हो 20 साल के अंदर, कितना साल, 20 years है आपके पास, आप जाओ ट्राइब्यूनल के पास, ट्राइब्यूनल क्या करेगा, कंपनी को जिंदा नहीं करेगा, नहीं, खाली आपको, मतलब आप कंपनी हो, मेंबर क्रेडिटर वर्कमैन जो भी हो, प्लस द कंपनी, उन दोनों को खाली सामने रख देगा, एज इफ द कंपनी का जो नाम है नॉट बीन स्ट्रक ऑफ। कंपनी एक्चुअली में जिंदा नहीं हुई है। बाजू वाले में जो 3 years वाला कॉन्सेप्ट है उसमें क्या था कि कंपनी जिंदा हो जाएगी फिर, पर मेरे को कंपनी जिंदा चाहिए, मेरे को मेरा पैसा चाहिए, तो इट इज 20 years। ध्यान रखना, आप चाहते हो कि कंपनी भी जिंदा हो जाए तो इट इज 3 years, आप नहीं चाहते कि आपको मेरा पैसे से मतलब है, सर इट इज 20 years। सेक्शन 252 स्वाहा, चैप्टर ओवर, फिनिश, समाप्त, झाला। आई थिंक वी टुक 42 minutes, ग्रेट। पूरा चैप्टर रिवाइज किया 42 minutes में। आ जाओ, लेट्स रिकॉल ऑल द सेक्शंस। सर 240 से पहले हमने किया, दैट्स कॉल्ड एज रजिस्टर्ड वैल्यूअर। फिर 248 किया, पावर ऑफ आरओसी टू स्ट्राइक ऑफ द नेम। 249 रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मेकिंग एप्लीकेशन, 3 महीना चेक करना है। 250 इफेक्ट ऑफ द कंपनी नोटिफाइड एज रिजल्ट, तो सर कंपनी खत्म, कोई कैंसिल्ड। 251 फ्रॉडुलेंट एप्लीकेशन, तो 4% की पेनल्टी लगे। 252 अपील कर सकते हो ट्राइब्यूनल को, अगर आप अग्रीड आरओसी के ऑर्डर से तो 3 years में आप अपील कर सकते हो। अच्छा, अगर आप चाहते हो कि आप अग्रीड हो बट आपको कंपनी जिंदा नहीं चाहिए तो 20 years है। सर 394 इज बेसिकली और गवर्नमेंट कंपनी का एनुअल रिपोर्ट जाएगा। 447 इज पेनल्टी फॉर फ्रॉड, बड़ा फ्रॉड, छोटा फ्रॉड, 10 lakhs of 1% टर्नओवर विच इज लेस, ठीक है, उतना या उससे ऊपर है तो बड़ा फ्रॉड, उससे छोटा कम आया तो छोटा फ्रॉड हो जाएगा वो। सर 450 इज नो स्पेसिफिक पेनल्टी, तो सामयिक लगा दीजिए सर 10,000 रुपीज पर डे एंड 2 लाख एंड 50,000, 2 लाख फॉर द कंपनी, 50,000 फॉर द ऑफिसर। 455 डॉर्मेंट कंपनी, 2 साल चेक करने का, अगर आपने धंधा शुरू नहीं किया है तो सर 2 एफएस फाइल नहीं किया, नोटल फाइल नहीं किया, 2 साल तक डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, अगर आपको अप्लाई करना है वॉलंटरी MSc 1 सर्टिफिकेट 2 रिटर्न 3, अच्छा अब डॉर्मेंट अब आपका एक्टिव 1 है 4 सर्टिफिकेट 5 एक्टिव का। अच्छा, अगर आपको डॉर्मेंट बने 5 साल हो गया तो सबका नाम स्ट्राइक ऑफ कर देगा। अच्छा, अगर आपको अप्लाई करना है सर वो नो, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, लोन नहीं लेना है आपका, कोई भी आउटस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, स्टैट्यूटरी ड्यूज के प्रति, वर्कमैन ड्यूज के प्रति, बराबर, आप लिस्टेड कंपनी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आपको साथ में अप्रूवल ले लेगा किसका, मेंबर्स का, इन नंबर 75% दैट्स SR, या इन वैल्यू 75% ऑफ द मेंबर्स हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल। हो गया, चैप्टर फिनिश। 44 minutes एग्जैक्ट टू बी प्रिसाइज, मिसलेनियस हो गया। आई होप आपको मजा आया होगा, पूरा चैप्टर हो गया। निकाल लीजिए भी, अपन कर रहे भी FCRA फकरा। नाउ वी आर डूइंग FCRA। अपने नोट्स में टुवर्ड्स द एंड मिलेगा, ऐसा मिलेगा, आर्बिट्रेशन के बाद मिलेगा आपको, आर्बिट्रेशन के बाद। तो आई थिंक FCRA विल ऑल्सो टेक अराउंड 45-50 minutes, तो हो जाएगा। अभी आ जाइए, आ जाओ अभी, लेट्स स्टार्ट विद FCRA। तो उसको हम प्यार से कहते हैं फकरा।
फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010, फकरा 2010, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, ठीक है। सो क्लोज टू 6 मार्क्स, 3 के 2 क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, और 1-2 मार्क आपका एमसीक्यू था। 8 मार्क के आसपास का वेटेज चैप्टर है। सो ये और आर्बिट्रेशन में मैं बोलूँ इसका ज़्यादा वेटेज है एज कम्पेयर टू आर्बिट्रेशन। तो आर्बिट्रेशन भी आता है पेपर में आजकल, आई रहा ट्रेंड में है, क्योंकि वो अपना सेक्टर और सरफेस ही हट चुका है, तो बेटा FCR इंपॉर्टेंट है। लेट्स स्टार्ट। सर एप्लीकेबिलिटी क्या है सर? सेक्शन 1 इट्स अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, आउटसाइड इंडिया एंड एसोसिएट ब्रांचेस सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया ऑफ कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट रजिस्टर इनकॉर्पोरेट इन इंडिया। तो बेसिकली इंडिया के जो भी लोग होंगे, आप इंडिया में रहते हो तो सर आपको एप्लीकेबल है। आप भैया आप सिटीजन ऑफ इंडिया पर रहते हैं, विदेश में हो, सर आपको एप्लीकेबल है। अच्छा, एसोसिएट ब्रांच इंडियन कंपनी की एसोसिएट ब्रांच सब्सिडरी जो विदेश में है उनको भी एप्लीकेबल। सेक्शन नंबर 1 डेफिनेशन। सर पहले अपनी डेफिनेशन पढ़ेंगे अपन, फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन। तो ये मैं मॉड्यूल से रीड करा देता हूं आपको। सर फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है? सर फॉरेन कंपनी एज पर सेक्शन 379, वो फॉरेन टू इंडियन वाले। अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी, वो भी फॉरेन कंपनी। सर रजिस्टर्ड ऑफिस और प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी रेफर्ड अबव, सर वो भी फॉरेन कंपनी। MNC इज ऑल्सो अ फॉरेन कंपनी। सर सब मिला के क्या बन जाएंगे? फॉरेन कंपनी। इट मीन्स एन एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स और अ कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। विदेश में होना चाहिए, विदेश में। वो 242 वाली नहीं मान के चलनी, मतलब 242 नहीं, ठीक है। विदेश में वो तो आप फॉरेन कंपनी हो। एग्जाम्पल 1, whether company incorporated in India under Companies Act having its operation in 2 or more countries, incorporated in India having 2 operations in 2 or more countries is said to be MNC? No, नहीं सर, पैदा विदेश में होना चाहिए एंड बिजनेस 1-2 जगह होना चाहिए, तो वो MNC है। सर फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज द कॉर्पोरेशन incorporated in a foreign country or territory shall be deemed to be MNC if such company has a branch or a subsidiary or place of business in 2 or more countries or territories or कैरीज ऑफ बिजनेस और अदरवाइज ऑपरेट्स इन 2 और मोर कंट्रीज और टेरिटरी। मतलब पैदा विदेश में होना चाहिए एंड वो और कहीं धंधा करे तो वो MNC हो जाती है। इंडिया में पैदा तो सर इंडियन कंपनी बन गई ना फिर। देन नेक्स्ट फॉरेन सोर्स। सर कहां से? सर पैसा कहां से भी आए, किस चीज से भी आए, वो आपका फॉरेन सोर्स है। सर सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री मतलब इंसान हो गया। फिर सर 2 गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री और एजेंसी ऑफ सच गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसी, तो एजेंसी लोग हो गए। सर तीसरा 3 लोग। सर ट्रेड यूनियन, फॉरेन ट्रस्ट फाउंडेशन हो गया, सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन और इंडिविजुअल रजिस्टर आउटसाइड इंडिया, वो लोग हो गए। सर चौथे में सर एक फॉरेन कंपनी हो गई, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड फॉरेन कंट्री हो गया, MNC हो गया, या फिर इंडियन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी। तो पहला आपका एक इंसान है, एक इंडिविजुअल एक। सर 2 गवर्नमेंट के लोग, गवर्नमेंट ऑफ अ फॉरेन कंट्री या एजेंसी या फिर कोई इंटरनेशनल एजेंसी। तीसरा 3 लोग, सर वो ट्रेड यूनियन, फॉरेन ट्रस्ट फाउंडेशन, सोसाइटी, क्लब, एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स, वो। चौथे में सब कंपनी से रिलेटेड। सर कौन कौन सी कंपनी है? फॉरेन कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेन कंट्री हो गया, या MNC हो गया, या इंडियन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन, तो कंपनी से रिलेटेड हो गया मेरा फॉरेन सोर्स की डेफिनेशन। पहले इंसान हो गया, फिर गवर्नमेंट हो गया, फिर सर वो फाउंडेशन ट्रस्ट वो लोग हो गए, ट्रेड यूनियन हो गए, एंड चौथे में 4 कंपनीज आ जाएंगे फॉरेन सोर्स। सर UN, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड सम अदर इंटरनेशनल एजेंसीज आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फॉरेन सोर्स, तो वो डेफिनेशन में कवर नहीं था। वो डेफिनेशन में कवर नहीं तो उनको ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं। UN, वर्ल्ड बैंक, IMF, ठीक है। लेट्स से रेफर एग्जांपल 6 पेज 4.7 देखना पड़ेगा, कुछ तो है 4.7। सो एग्जाम्पल 5 और एग्जाम्पल 6 दोनों कर लेते हैं अपन एक बार। सर वेदर डोनेशन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियंस इज ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। क्या? वेदर डोनेशन गिवन बाय नॉन रेसिडेंट इंडियन इज ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। डोनेशन गिवन बाय NRIs इज ट्रीटेड एज फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन। सर देखो अभी FC जो अपन को डिफाइन किया गया आगे अभी पढ़ेंगे अभी, स्पीक्स ओनली अबाउट द सिटीजन ऑफ अ फॉरेन कंट्री विच इंक्लूसिव डेफिनेशन ऑफ फॉरेन सोर्स। Therefore, contribution made by citizen of India living in another country from his personal saving, though the normal banking channel, through the normal banking channel, it is not to be treated as foreign contribution. However, while accepting any donation from such NRI, it is advisable to obtain his passport details to check whether she or he is an actual citizen, Indian citizen. तो सर अगर NRI ने पैसा दिया वो FC नहीं होगा। FC क्या होता है अपन अभी डेफिनेशन में सीखेंगे। सर whether 100% subsidiary of a foreign company in IT sector can give donation to a trust who does not have registration under FCRA, तो देखो दे सकते हैं ना सर। yes it can as per proviso since the investment
is within the limits of FEMA, यह सब अपना assumption है, hence it may be 100% subsidiary of foreign company, it is not a foreign source, it is not a foreign source. तो अपन ने क्या बोला, फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी की 100% सब्सिडी क्या होगी सर, वो भी फॉरेन कंपनी होगी, तो फॉरेन कंपनी से कुछ भी पैसा आए, इट्स अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, इट्स अ फॉरेन कंट्रीब्यूशन. बट अगर वो विद इन द लिमिट्स ऑफ FEMA है, अब इतना असम्पशन है, अगर वो विद इन द लिमिट्स ऑफ FEMA है तो वो फॉरेन सोर्स नहीं है. तो यहाँ पर दिया हुआ है So foreign company की definition के नीचे provided that where the nominal value of share capital is within the limits specified as per FEMA or rules and regulation, सब कुछ गया बाहर में, and being more than 1/2 of such value at the time of making the contribution, such company shall not be a foreign source. तो सब्सिडरी हुआ या होली ओन सब्सिडरी हुआ, if it is within the limits of FEMA, अगर उससे आपने पैसा एक्सेप्ट किया, इट इज नॉट अ फॉरेन सोर्स. फॉरेन कंपनी से एक्सेप्ट किया तो फॉरेन सोर्स है. फॉरेन कंपनी की जो सब्सिडरी है या होली ओन सब्सिडरी, सब्सिडरी 51%, दैट्स मोर देन 50, 100% पे अगर होली ओन बनते हैं, एंड इफ द लिमिट इज विद इन द FEMA, आप एक्सेप्ट करो, इट इज नॉट अ FC. तो ये ध्यान रखना एक काम की चीज़ है. तो मैंने मैपिंग कर रखी है, वैसे तो ध्यान रखेंगे. तो एग्जाम्पल का एग्जाम्पल पेज 6, एग्जाम्पल 6 पेज 4.7. नाउ सर व्हाट इज FC? वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन. सो FC मीन्स डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर. क्या DDT? डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर. डोनेशन दिया, डिलीवरी दिया, ट्रांसफर किया by any foreign source of any ACS. A से article, C से currency, S से securities. So foreign currency, foreign contribution means FC means donation delivery transfer by any foreign source of any ACS, article, currency, security. Currency कौन सी सर? इंडियन हो या फॉरेन हो. सिक्योरिटी कौन सी सर? एज पर सेक्रा हो या फिर एज पर FEMA हो. आर्टिकल में क्या है? एक्सेप्ट गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज, एंड उसकी जो वैल्यू होगी ना, वैल्यू मैक्सिमम रुपीज 1 लाख, गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज हुआ एंड उसकी वैल्यू 1 लाख रुपए, इट इज नॉट अ FC. सर गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज एंड 1 लाख रुपए की वैल्यू एंड अप टू 1 लाख रुपए, इट इज नॉट अ FC. मतलब सर अगर मैं बोलता हूँ मैंने फोन मंगवाया 1.5 लाख रुपए का, मेरे चाचा ने मुझे दिया है 1.5 लाख रुपए, 1,50,000 रुपीज. पर्सनल यूज 1,50,000, तो पर्सनल यूज है पर इट इज 1,50,000, इट इज अ FC. सर मैंने गिफ्ट मंगा है 70,000 रुपए का, कुछ गिफ्ट मंगा है 70,000, सर इट इज नॉट अ FC. अच्छा मैंने फोन मंगा है बेचने के लिए, सब 40,000 रुपए के बेचने के लिए मंगाया, सर वो तो कमर्शियल मंगाया, इट इज नॉट अ पर्सनल यूज. ठीक है, तो वो आपका FC मान लिया जाएगा. वो क्या बोलते हैं, बहुत सिंपल, अगर पर्सनल यूज के लिए एंड अप टू 1 लाख है तो वो FC नहीं है, बाकी फिर सब में FC है. तो ये रूल हो गया आपका डेफिनेशन का पार्ट. सर FC मीन्स एनी DDT, डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर बाय एनी फॉरेन सोर्स ऑफ एनी ACS, आर्टिकल, करेंसी, सिक्योरिटी. करेंसी में क्या बोलेंगे अपन, इंडियन फॉरेन. सिक्योरिटी में एज पर सेक्रा, एज पर FEMA. अच्छा आर्टिकल में क्या बोलेंगे, एक्सेप्ट गिफ्ट फॉर पर्सनल यूज एंड अप टू 1 लाख रुपीज, इट इज नॉट अ फॉरेन सोर्स. फिर एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है, फॉरेन सोर्स ने पेमेंट की किसको, AB को. AB ने क्या कर दिया, AB ने जाके किसको दे दिया, अतुल लिखा शायद वो. अब मैंने क्या एक्सेप्ट किया, FC. एट द एंड जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को मिला, मैंने जाके अतुल को दे दिया, तो मेरे लिए अगर जो FC है, अतुल के लिए भी FC. सो भले वो डायरेक्ट हो भले वो इनडायरेक्ट हो, क्या मान लिया जाएगा, उसको अपन FC मानेंगे. सो अगर मेरे लिए FC है तो अगर मैंने वो FC सामने वाले को दिया तो उसके लिए भी वो FC मान लिया जाएगा. सर इंटरेस्ट ऑन FC इज ऑल्सो FC. सो भले वो डायरेक्ट हो भले वो इनडायरेक्ट हो, इट इज एन FC फॉर एवरीवन. इंटरेस्ट ऑन FC इज ऑल्सो FC. सर फीस फॉर एजुकेशन बिजनेस और एजेंट के थ्रू अगर आइए, कुछ फीस फॉर एजुकेशन के पेमेंट आई है कुछ, या फिर कोई बिजनेस के पेमेंट आई है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कुछ एजेंट ने पेमेंट की है, इट इज नॉट FC. तो सर डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन हुआ, इनडायरेक्ट होता, मेरे लिए डायरेक्ट हो जाएगा, मेरे लिए FC है, उसके लिए इनडायरेक्ट हो जाएगा तो उसके लिए FC है. इंटरेस्ट ऑन FC इज ऑल्सो FC. फीस फॉर एजुकेशन बिजनेस एजेंसी इज नॉट अ FC. फिर रेफर एग्जाम्पल 2 to 7 पेज 4.7. ये तो ये सारे एग्जाम्पल, इसमें से मैंने आपको 6 करवा दिया था ऑलरेडी, तो ये सारे पढ़ लीजिए, क्या क्या फॉरेन सोर्स है, क्या FC है, क्या FC नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट है यहाँ पर. ठीक है, नेक्स्ट. सर व्हाट इज फॉरेन हॉस्पिटैलिटी? अरे मस्त आंसर है, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी. अब क्या हुई, अब हमारे बच्चे हमको दुबई से देखते हैं, कोई दीदी है वो US से देखते अपने को, हाँ कोई और पाठशाला में हमको देखती है, पता होगा जो लोग मेरे को रिविजन में देख रहे अभी. अब क्या हुई, अब मैं दीदी मेरे को फ़ोन की, बोली सर आप आओ ना प्लीज़, एक बार घर आओ ना सर. मैं गया दुबई, मैं बोला कि मेरे पास पैसा नहीं है. दीदी बोले सर टेंशन मत लो,
हम आपके लिए पूरा इंतजाम करती, आप क्यों टेंशन लेती? तो मेरा आने का, जाने का, खाने का, पीने का, मैं दवाई पानी का सबका खर्चा दीदी ने उठाया। क्या हो गया सर? मेहमान नवाजी, क्या बोलते हैं इसको? हॉस्पिटैलिटी। तो ये जो हॉस्पिटैलिटी हुई है ना सर, ये कैजुअल हुई, कैजुअल हुई। सो व्हाट इज अ फॉर्मल हॉस्पिटैलिटी? मतलब एग्जाम्पल ध्यान से सुनना भी, मोदी जी को अपने बिडेन बुलाए, डियर मोदी जी कॉमा, आपका इतना पॉपुलरिटी देखते हुए हम आपको यूएस बुलाते हैं, आइए ना जरूर, मिल बैठेंगे 3 यार, आप में और बैक पाइप पर नहीं रहे, आप में और पॉलिटिक्स। तो मोदी जी बोले, अरे हमारे देश में बहुत तकलीफ है यार, हमारा पैसा नहीं, हमारा, अरे टेंशन मत लीजिए सर, हम करते हैं ना अरेंज आपके लिए। तो भैया जाने का, खाने का, पीने का, सबका खर्चा कौन उठाए? बिडेन भाई उठाए, हमारे बिडेन। तो भैया क्या हो जाएगी? फॉरेन हॉस्पिटलिटी। क्या बोला जाएगा इसको? फॉरेन हॉस्पिटलिटी। मैंने जो एग्जांपल दिया वो कैजुअल था, यहां पर क्या है? वो फॉर्मल है। सो इट मींस एन ऑफर नॉट बीइंग अ कैजुअल वंस, नॉट बीइंग अ कैजुअल मींस मतलब कौन सा? फॉर्मल वाला होना चाहिए। मेड इन ईदर कैश और काइंड बाय एनी फॉरेन सोर्स, मतलब गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, अपन ने क्या ना, गवर्नमेंट ऑफ फॉरेन कंट्री, तो ये आपका फॉरेन सोर्स हो गया। फॉर प्रोवाइडिंग अ पर्सन विद, क्या क्या सर? कॉस्ट ऑफ ट्रैवल हो गया, ठीक है, टू एनी फॉरेन कंट्री, और फ्री बोटिंग हो गया सर, लॉजिंग हो गया, रहने के लिए ट्रांसपोर्ट, और एनी मेडिकल ट्रीटमेंट, सब 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 क्या हो जाएगा आपका? फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सर ध्यान रखना बच्चों, ये डेफिनेशन आ सकते एग्जाम में, आई हुई एग्जाम में, क्योंकि मई 18 था कि नवंबर 18, सेकंड नवंबर 18 में था आई थिंक। सर फॉरेन हॉस्पिटैलिटी मींस एनी ऑफर नॉट बीइंग अ कैजुअल वन, मतलब फॉर्मल वन, मेड इन इधर कैश और काइंड बाय एनी फॉरेन सोर्स। फॉरेन सोर्स अपन आगे के 1 2 3 4 सिखाया आपको आगे। फॉर प्रोवाइडिंग द पर्सन विद, क्या क्या? कॉस्ट ऑफ ट्रैवल हो गया, फ्री बोर्डिंग हो गया सर, लॉजिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एंड मेडिकल ट्रीटमेंट हो गया सर। 5 चीजें आ जाएंगी आपकी, क्या हो जाएगा? वो फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। सर रिलेटिव्स को किसको पकड़ के चला? अपना 2 7 7 ऑफ कौवा 2013, तो रिलेटिव्स एज पर 2 7 7 लिखा होगा आंसर में, तो ध्यान रखना इस बात को। फिर क्या बोलता है वो? मॉड्यूल क्वेश्चन 8-5, आई डोंट नो, देखते क्या है मॉड्यूल क्वेश्चन 8-5। क्या लिखिए भैया? मॉड्यूल क्वेश्चन 8-5। अभी देखो पहले 5 पढ़ते अपन, क्या है? मिस्टर एक्स इज एन इंडिविजुअल ऑफ इंडियन ओरिजिन बट करंटली सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, गिव्स अ डोनेशन, सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री है, इंडियन ओरिजिन पर सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, स्टेट वेदर द डोनेशन गिवन बाय एक्स विल बी ट्रीटेड एज एफसी, है सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री, पर सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री। सर इट इज अ एफसी, अपन ने क्या ना, इंसान, इंडिविजुअल, कौन? फॉरेन सिटीजन, अपने को सिटीजन देखने का सर। हाँ एनआरआई होता तो बात अलग होती, एनआरआई के लिए अपन एफसी नहीं मानता, अपन कर लेता उसका क्वेश्चन मॉड्यूल के उसमें से, बराबर। So yes, the donation from a person of Indian origin who has acquired foreign citizenship is treated as FC. This will apply to person of Indian origin, overseas citizen of India card holders also. This will not apply to NRIs. NRIs तो आज भी इंडिया के सिटीजन है ना, आपको देखना सिटीजनशिप कि अगर आपके विदेश की सिटीजनशिप है, वहां से पैसा अगर आता है तो हम उसको FC मान लेंगे, तो therefore it will be treated as FC. 8th ये वाला क्वेश्चन, ये एग्जाम क्वेश्चन आया हुआ है, आपको बताना है एज पर फकरा, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग पर्सन्स आर परमिटेड टू रिसीव अमाउंट आर्टिकल्स इन द फॉलोइंग सिटीजन, केजी एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑब्टेन लोन फ्रॉम अ क्लब रजिस्टर्ड इन लंदन फॉर इट्स बिजनेस पर्पस। पार्टनरशिप फॉर्म हो गया तो वो तो पर्सन हो गया यहाँ पर इंडिया में, लोन का पैसा आया फ्रॉम अ क्लब रजिस्टर्ड इन लंदन, क्लब लंदन फॉरेन फॉर इट्स बिजनेस पर्पस, अलाउड होना चाहिए, अलाउड। सर हेलो एफएम अ रजिस्टर्ड एसोसिएशन रिसीव फंड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंपनी फॉर एस्टैब्लिशिंग फ्रीक्वेंसी मॉडल रेडियो, इनको तो प्रोहिबिट किया हुआ है रेडियो वालों का, आएगा अभी वो लिस्ट पढ़ेंगे अपन अभी। मिस्टर हैप्पी इंसान है रिसीव्ड अ रिस्ट वॉच एज मैरिज एनिवर्सरी गिफ्ट फ्रॉम हिज अंकल एज सिटीजन ऑफ यूएस, विदेश से आया पैसा, पर्सनल यूज के लिए आया, मार्केट वैल्यू 25,000 रुपये, 25,000 रुपये अलाउड है सर, अप टू 1 लाख, पर्सनल यूज अप टू 1 लाख अलाउड है, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड नॉट अलाउड, अलाउड।
सर फॉरेन सोर्स इंक्लूड्स अ सोसाइटी, क्लब और अदर एसोसिएशन according to the given case amount that is received by KG being a partnership from not covered above provision from club is permissible. It is not permissible क्योंकि ये prohibit किया हुआ है, अपन पढ़ेंगे अभी फिर. It is permitted because it is less than 1 lakh. Permissible. सर लोन है ना ऊपर, फर्स्ट वाले में क्या लोन है, लोन तो लोन तो स्कोप में कवर है तो परमिसिबल ना, एफसीआर में कवर नहीं तो बेटा मंगा ना, क्या प्रॉब्लम है देखो. एनी डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर ऑफ एसीएस आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी, करेंसी बिंग इंडियन और फॉरेन, तो आपको एफसीआर एप्लीकेबल होगा. क्लब ठीक है वहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म पर्सन हो गया, बट क्या वो तो लोन है ना सर, लोन तो कवर ही नहीं है स्कोप में, तो मंगाओ एफसी, क्या प्रॉब्लम. वो एफसी नहीं है तो मंगाओ ना, बिजनेस किसने मना किया, हो गया. ठीक है. देन सेक्शन नंबर 3, तो 1 वॉज आपकी एप्लीकेबल, 2 वॉज डेफिनेशन, 3 इज योर प्रोहिबिशन टू एक्सेप्ट एफसी. सो एफसी याद रखना, डीडीटी डोनेशन डिलीवरी ट्रांसफर ऑफ एनी एसीएस आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी. सर कौन कौन एक्सेप्ट नहीं कर सकता, नो एफसी शैल बी एक्सेप्टेड बाय इलेक्शन कैंडिडेट. सी ये चैप्टर का उद्देश्य यही है. अरे भाई ऐसे लोग जो इतने इन्फ्लुएंशियल होंगे, अगर वो कहीं से पैसा एक्सेप्ट कर रहा, भाषण में भाषण दे रहे जिसकी वजह से देश में दंगे फसाद हो रहे, तो सर वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर सकते. आपको अगर करने का है तो कुछ जो रूल्स है वो फॉलो करके चलिए आप. सो इलेक्शन कैंडिडेट बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं वो लोग. करस्पॉन्डेंट संवाददाता लिखा भी है विनय भाई ने, देखो. कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर, भड़काऊ भाषण लिख सकते हैं वो लोग, कुछ भी भड़काऊ चित्र बना सकते हैं. पब्लिक सर्वेंट, जज, गवर्नमेंट सर्वेंट और एम्प्लॉय एनी कॉर्पोरेशन और इन द बॉडी कंट्रोल और ओन्ड बाय गवर्नमेंट, इनको अलाउड ही नहीं, लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते विदेश से पैसा. सर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर, एमएलए वो सब हो गए. सर पॉलिटिकल पार्टी मतलब बीजेपी और ऑफिस बेरर, मतलब सर जैसे पहले अमित शाह हुआ करते थे ऑफिस बेरर उनके. फिर ऑनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर या कंपनी एंगेज इन ब्रॉडकास्ट ऑफ ऑडियो न्यूज़ और ऑडियो विजुअल न्यूज़. सर अपनी ये रिपब्लिक CNBC वाले सर, टीवी चैनल वाले सर. करस्पॉन्ड, कॉलमनिस्ट, कार्टूनिस्ट, एडिटर ऑफ जो ऊपर जो लिखा है जी, उनके न्यूज़ चैनल के जो हो गए वो लोग भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सर ये लोग बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग हैं. सर ये लोग FC एक्सेप्ट नहीं कर सकते, मतलब विदेश से पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते, नहीं, प्रोहिबिटेड है, प्रोहिबिटेड बच्चों, नॉट एक्सेप्ट, नॉट अलाउड. सर वेदर डायरेक्टली हो, वेदर फर्स्ट इनडायरेक्टली हो, वेदर सेकंड इनडायरेक्टली हो. अब इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना भी. मोदी जी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, अभी तो वो MP हो गए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए, ठीक है. पहले वो इलेक्शन कैंडिडेट हुआ करते जब वो लड़ रहे थे, तो क्या मोदी जी एक्सेप्ट FC? नहीं सर, मोदी जी एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ठीक है. मोदी जी मेरे पास आए, मैं कौन, रेसिडेंट इन इंडिया हूं, ठीक है, या फिर मैं सिटीजन इंडिया के ऊपर रहता विदेश में हूं, तो मोदी जी मेरे को बोले देखो AB मैं तो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तुम एक्सेप्ट करके मेरे को दे दो ना मुझे प्लीज. मोदी जी कैन नॉट एक्सेप्ट FC, क्लियर है चीज. अब मैं कौन हूं, रेसिडेंट इंडिया, सर मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं. अच्छा मैं सिटीजन ऑफ इंडिया हूं पर रहता किधर हूं, सर विदेश में रहता हूं, मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं. पर एट द एंड में जब एक्सेप्ट करूंगा मैं जाके किसको दूंगा, मोदी जी को दूंगा, तो एट द एंड तो इनडायरेक्ट हो गया ना सर. AB एक्सेप्ट करता है जाके मोदी जी को देगा, सर नॉट अलाउड. सो AB ने क्या किया, मोदी जी को दिया लाके, मतलब AB ने एक्सेप्ट किया फिर मोदी जी को दिया, कैन नॉट एक्सेप्ट FC, AB कैन नॉट एक्सेप्ट FC. अच्छा चलो मोदी जी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, AB एक्सेप्ट नहीं कर सकता, BB के पास, तो मोदी जी बोलना, बहू को बोलना प्लीज, AB प्लीज. मैं बोला अच्छा मोदी जी रुक जाओ, तो मैं बेबी को बोला बेबी एक काम करो, मोदी जी एक्सेप्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो डायरेक्ट हो जाएंगे, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि मैं इनडायरेक्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे को मोदी जी को देने का, आप तो कर सकते हो. एट द एंड बेबी एक्सेप्ट करते तो बेबी मेरे को देगी. बेबी कौन, अरे मेरी सगी बेबी, एक सगी बेबी मेरी, ठीक है, ओनली वन, एटलीस्ट वन. बेबी ने एक्सेप्ट किया, मेरे को दिया, मैंने मोदी जी को दिया, एट द एंड तो वही बना सर, कान ऐसा पकड़ो, वही बना. तो लॉ क्या बोलता है, FCRA का लॉ क्या बोलता है सर, मोदी जी यू कैन नॉट एक्सेप्ट डायरेक्ट FC, AB यू कैन नॉट एक्सेप्ट FC ऑन बिहाफ ऑफ मोदी जी, बेबी मैम यू कैन नॉट एक्सेप्ट FC ऑन बिहाफ ऑफ AB who will give the FC directly or indirectly to मोदी जी. सर नॉट अलाउड. सो पहला डायरेक्ट हुआ, फर्स्ट इनडायरेक्ट हुआ, सेकंड इंडायरेक्ट, सर नॉट अलाउड, प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड. तो जो सेक्शन 3 की जो लिस्ट है ना बच्चों, ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते, डायरेक्ट एक्सेप्ट कर सकते, ना फर्स्ट इनडायरेक्ट ना सेकंड इनडायरेक्ट, एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते. सेक्शन नंबर 3 सर सिचुएशन वर सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई, मतलब क्या हो गया. अब देखो अभी क्या बोला, वो जो इलेक्शन के कैंडिडेट है और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल नेचर है, वो न्यूज चैनल वाले, तो वो लोग विदेश से पैसा एक्सेप्ट नहीं कर सकते. पर अज्यूम को अभी रिपब्लिक भारत नाम है, पर रिपब्लिक जो चैनल है वो विदेश में रजिस्टर है, तो यहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं, ऑडियो विजुअल न्यूज वाले हो गए, कार्टूनिस्ट हो गया, उनको सैलरी आएगा.
अरे पर वो तो सेक्शन 3 की लिस्ट में आ गए ना सर, वो तो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। पर अरे भैया वो जो कंपनी है वो उनको क्या दे रही है, सैलरी दे रही है, तो सर सैलरी अलाउड है। तो क्या बोलते हैं, सिचुएशन वेयर सेक्शन 3 शैल नॉट अप्लाई। तो सेक्शन 3 के जो लोग हैं दे कैन एक्सेप्ट द फॉलोइंग। क्या बोलते हैं उसको अपन, स्पागर्स। क्या बोलोगे बच्चों उसको अपन, स्पागर्स। एस से सैलरीज वेजेस रेम्यूनरेशन ड्यू टू हिम, सैलरी। पी से पेमेंट मेड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ए से एनी एजेंट वाला, एजेंट ऑफ फॉरेन सोर्स इन रिलेशन टू सच ट्रांजैक्शंस मेड बाय सच फॉरेन सोर्स विद अ सीजी और एसजी, तो एजेंट एक्सेप्ट कर सकता है। जी गिफ्ट और प्रेजेंटेशन मेड टू हिम एज अ मेंबर ऑफ इंडियन डेलीगेशन, वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। आर रिलेटिव दो साथ साथ वाला, ठीक है सर। एनी पर्सन रिसीविंग एफसी इन एक्सेस ऑफ रुपीज 1 लाख और इट्स इक्विवेलेंट, मतलब अगर यूरो है डॉलर है तो अब 1 लाख के अगर ऊपर आ रहा है इन एनी फाइनेंशियल ईयर, क्या करने का, शायद इन्फॉर्म द सीजी इन्फॉर्म नंबर FC1 विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच एफसी। तो रिलेटिव के लिए एक्स्ट्रा पॉइंट आ गया, खाली एक्सेप्ट करो रिश्तेदार से पैसा, पर अगर मोर देन मान लेंगे इंटीमेट कर दीजिए FC1 में इन विद इन 30 डेज। आर एस एक और आ रहा है, बाय वे ऑफ रेमिटेंस रिसीव्ड। एस से बाय वे ऑफ स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड और एनी पेमेंट ऑफ लाइक नेचर, तो स्पागर्स। तो बच्चों सेक्शन 3 वालों को प्रोहिबिशन है, पर सेक्शन 3 वालों को स्पागर्स अलाउड है। सैलरी, पेमेंट इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ए से एजेंट वाला, जी से गिफ्ट हो गया, आर से रिलेटिव, एक और आर से रेमिटेंस, और एस से स्कॉलरशिप, स्टाइपेंड एनी सिमिलर नेचर की चीजें। अच्छा रिलेटिव से पैसा लियो मोर देन 1 लाख, कोई दिक्कत नहीं है, खाली FC1 में इंटीमेट कर दीजिए विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ सच एफसी। फॉर्म नंबर आपको MCQ बन के आ सकता है। रिफर एग्जाम क्वेश्चन पेज 4.13, रुक जाओ देख लेते क्या है। 4.13 अच्छा एग्जाम्पल है, देखो वेदर फॉरेन रेमिटेंसेस रिसीव फ्रॉम अ रिलेटिव आर टू बी ट्रीटेड एज फॉरेन सोर्स, नहीं। तो भले वो सेक्शन 3 के लिए हो, नॉर्मल लोगों के लिए हो, सर नहीं हो सकता वो, नहीं। अमाउंट रिसीव फ्रॉम रिलेटिव इज नॉट एफसी इवन इफ इट इज रिसीव बाय अ पर्सन प्रोहिबिटेड टू रिसीव। तो भले वो सेक्शन 3 वाली लिस्ट हो या नॉर्मल लोग हो, सर वो रिलेटिव से पैसा है ना, वो फॉरेन सोर्स नहीं है, वो सॉरी वो FC नहीं है, वो FC नहीं है। हाँ इफ इट इज मोर देन 1 लाख, इफ इट इज मोर देन 1 लाख आपको क्या करना है, इंटीमेट करना है आपको CG को इन्फॉर्म नंबर FC1 विद इन 30 डेज। रीड द आंसर। अरे रिश्तेदार ने पैसा दिया क्या फॉरेन सोर्स, एकदम बहुत ही मुश्किल से मिले मेरे को लिफाफा, काहे के लिए FC मानेंगे उसको, FC नहीं मानेंगे हम लोग, ठीक है ध्यान रखना। देन रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, क्या कहते हैं, फॉरेन हॉस्पिटल अपन आगे पढ़ा था, मतलब क्या फॉर्मल वाला बराबर, कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, खाना पीना, मतलब लॉजिंग, बोर्डिंग, ट्रांसपोर्ट, मेडिकल ट्रीटमेंट, सब आ गया। सो एनी मोग जी, क्या बोल गया बच्चों, एनी मोग जी। एम से मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ओ से ऑफिस बेयरर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जी से गवर्नमेंट सर्वेंट्स, जे से जजेस, ई से एम्प्लॉयज ऑफ एनी कॉर्पोरेशन और एनी द बॉडी ओन्ड और कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो एनी मोग जी, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, ऑफिस ऑफ बेयरर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, गवर्नमेंट सर्वेंट हो गया, जजेस हो गया, एम्प्लॉयज ऑफ एनी कॉर्पोरेशन हो गया, कैन एक्सेप्ट फॉरेन हॉस्पिटैलिटी बाय ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन फ्रॉम CG। किससे लेने का है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से। किससे परमिशन हो गया, मोहा से, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो मोगजी वाले एक्सेप्ट कर सकते हैं फॉरेन हॉस्पिटैलिटी, पर उनको प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा फ्रॉम CG का डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। एवरी एप्लीकेशन शैल बी अकम्पनीड बाय एन इन्विटेशन लेटर फ्रॉम द होस्ट कंट्री एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस ऑफ द मिनिस्ट्री। जिस डिपार्टमेंट से आप जा रहे हो, तो जिसने आपको बुलाया तो उसका इन्विटेशन लेटर लेकर आ, एंड अपनी मिनिस्ट्री का क्लियरेंस लेटर लेकर आ ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। इन केस द विजिट इज स्पॉन्सर्ड बाय द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, तो अब उनका भी अप्रूवल लेकर आइए। तो आपको जो इन्विटेशन लेटर होगी ना सर, वो लेटर चिट्ठी दीजिए, और आपकी जो मिनिस्ट्री है ना, अगर वो खर्चा वर्चा कुछ उठा रही है आपका, तो उनका अप्रूवल लेकर आइए। द एप्लीकेशन शैल रीच 2 वीक्स बिफोर द प्रपोज डेट ऑफ ऑनवर्ड जर्नी। जाने से पहले 2 वीक पहले पहुंचने की आपकी एप्लीकेशन, 2 वीक पहले 14 डेज पहले आपको पहुंचानी है अपनी एप्लीकेशन। इन केस ऑफ emergent medical need, no permission is required. In case of only medical emergent need, no permission is required. However, it has to be intimated within 1 month from such receipt. अब क्या हुआ, अमित शाह जी गए थे वहाँ पर घूमने के लिए अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। सो अमित शाह जी को अगर फॉरेन हॉस्पिटल चाहिए होती तो उनको परमिशन लेनी चाहिए थी, बड़े तो क्या पर्सनल टूर पे गए थे, पर्सनल टूर पे गए तो परमिशन क्यों लेंगे, तो पर्सनल कैपेसिटी में गए। कौन है सर वो, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर,
पर वो तो फॉरेन हॉस्पिटल ले सकते हैं, पर उन्होंने नहीं ली, वो अपने पर्सनल विजिट पे गए। वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर उनको तबियत खराब हो गई, उनको हार्ट अटैक आ गया। अज्यूमा है भैया, मेरे को पता था ट्रोल कर रहे हैं बीजेपी वाले, अज्यूम। तो क्या हो गया, बिडेन ने देखा, अरे अरे ये तो अपना अमित है, अरे भाई तो वजन कम करना भाई, कैसा चलेगा, लेके गए उसको, उसका पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट यूएस गवर्नमेंट ने दी, यूएस गवर्नमेंट ने दी भैया पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट। फॉरेन हॉस्पिटल हुआ, परमिशन लेना चाहिए था, पर सर पर लेटे हुए वो स्ट्रेचर पे कैसा परमिशन लेंगे, परमिशन का जरूरत नहीं है, क्योंकि वो क्या इमरजेंट मेडिकल नीड है। बट आप ठीक हो जाओगे, ठीक है, हम अज्यूम करते हैं 1 महीने में ठीक हो जाओगे, तो क्या लिखा, इट हैज टू बी इंटीमेटेड विद इन 1 month ऑफ सच रिसीप्ट। हावेवर इफ इट इज लेस देन 1 लाख वो भी होगा। However, no intimation is required if the value of such foreign hospital is emergent medical need is up to 1 lakh or equivalent thereto। छोटा मोटा 20-25 हज़ार रुपए का खर्चा हो गया था, तो आपको वो इंटीमेट करने की भी जरूरत नहीं है। तो लॉजिकल इंटीमेट कब करना है, इफ इट इज मोर देन 1 लाख। सर जब आप इंटीमेशन करेंगे ना कि भैया मेरे को इन्फॉर्म करना है, मेरे को कि अगर मेरे को एमरजेंट मेडिकल नीड मिली है, तो क्या बताएंगे, सोर्स, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, द पर्पस एंड द मैनर इन विच इट वॉज यूटिलाइज्ड, आपको ये बतानी पड़ेगी। However, no intimation is required if the amount of such foreign hospital is up to 1 lakh or equivalent thereto। Clear? So foreign hospital बहुत सिंपल है, any MOG जी, member of legislature हो गया, office bearers of political parties हो गया, जी से government servant, जैसे judges, EC employees of any corporation जो government own करती है, they can accept FH but they need prior approval of CG। अच्छा, CG का मतलब कौन सा सर, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। अच्छा, उनको एप्लीकेशन क्या होगी, उनको देनी पड़ेगी, इन्विटेशन लेटर अटैच कीजिए, और अगर आपका जो डिपार्टमेंट है वो खर्चा दे रहा है तो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस लेकर आइए। अच्छा, जो एप्लीकेशन है वो सर 2 हफ्ते पहले पहुंच जाना चाहिए, बिफोर योर ऑनवर्ड जर्नी। अगर मैं एमरजेंट मेडिकल नीड है तो सर आपको कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली आपको इंटीमेट करना है विद इन 1 month। अच्छा, क्या बताओगे, सोर्स, कितना अमाउंट आया, कैसे यूज किया गया, सब बता देने का अपने को। हावेवर इफ द अमाउंट इज अप टू 1 लाख तो इंटीमेशन करने का भी जरूरत नहीं है, इंटीमेशन करने का भी जरूरत नहीं। तो उल्टा पढ़ लो, कब इंटीमेट करना है, इफ इट इज मोर देन 1 लाख, परमिशन नहीं चाहिए पर इंटीमेशन करनी पड़ेगी। तो ये होगा फॉरेन हॉस्पिटैलिटी। नेक्स्ट क्या कहते हैं बच्चों, इट इज प्रोहिबिशन टू ट्रांसफर एफसी टू अदर पर्सन। प्रोहिबिशन है, ए सर प्रोहिबिशन मतलब क्या, ए अलाउड की नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। सर नो पर्सन हु इज रजिस्टर्ड अंडर who is registered and granted a certificate or has obtained prior permission। तो 2 रास्ते होते हैं इस एक्ट में, या तो आप सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, या तो परमिशन लेकर आ जाइए, या तो आप सर्टिफिकेट लेकर आ जाइए, या तो परमिशन लेकर आ जाइए। सो परमिशन जो होती है वो स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक सोर्स के लिए एप्लीकेबल होती है। सर्टिफिकेट तो 5 साल तक वैलिड होता है, कितना भी पैसा मंगा सकते हो। तो या तो आप सर्टिफिकेट लेकर आइए, या तो परमिशन लेकर आइए। अब मैं या तो सर्टिफिकेट लेकर आ गया हूं, या तो मैं परमिशन लेकर आ गया। शैल no person who is registered and obtained a certificate of registration under this act or has obtained permission receives any FC shall transfer such FC to any other person। मतलब नहीं दे सकते, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। अरे मेरे को मिला है ना FC तो मैं ही चूज करेगा, मैं किसी को नहीं दे सकता। सर अनरजिस्टर्ड वाले को दे सकते, नहीं। परमिशन नहीं लेगा उसको दे सकते, नहीं। सर रजिस्टर्ड वाले को दे सकते, नहीं। परमिशन वाले को दे सकते हैं, नहीं, किसी को भी नहीं दे सकता। अगर आपने रिसीव किया तो आप ही यूज करोगे, आप ही। पहले अलाउड होता था, अगर कोई पुराना टाइम वाला बच्चा उसको पता होगा कि पहले अलाउड, अभी बंद हो गया है, अभी अलाउड नहीं है। सर ना आपने रिसीव किया है तो आप ही यूज करो, आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। सेक्शन नंबर 7 फकरा 2010। सर रेस्ट्रिक्शन टू यूटिलाइज एफसी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, सेक्शन नंबर 8। एग्जाम क्वेश्चन 2 बार आ गया बैक टू बैक, क्योंकि इसमें अमेंडमेंट थी। Every person who receive FC shall utilize such FC for the purpose for which the contribution has been received। कोई पर्पस के लिए आएगा तो आप उसी के लिए यूज करोगे। अच्छा, अब क्या है, जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को है ना पैसा रिसीव किया मैंने, काय के लिए, सब बिल्डिंग बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज बनाने का था, अच्छी बात है। बट सर अब मैं इसको चलाने के लिए लाइट का पैसा लगेगा सर, AC का खर्चा आएगा सर, स्टाफ रखूंगा, तो बेसिकली मेरे एडमिन एक्सपेंस होंगे, तो कितना अलाउड है। तो वो क्या बोलते हैं, 100 रुपये अगर आया है, 100 रुपीज आई है, सो 100 का 100 आपको पर्पस के लिए यूज करने का, बरोबर। आप किसी और के लिए यूज नहीं कर सकते, आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। बट अगर आप एडमिन में खर्चा करना चाहते हो तो कितना अलाउड है सर, अप टू 20% इन अ फाइनेंशियल ईयर टू मीट एडमिन एक्सपेंसेस। सो अप टू 20% इन अ फाइनेंशियल ईयर टू मीट एडमिन एक्सपेंसेस। तो 100 में से 80 में पर्पस में लगा दूंगा, बाकी जो 20 बचता है मैं उसको एडमिन में यूज कर सकता हूं, अप टू 20%। अच्छा, इफ यू वांट मोर देन 20, क्या लेकर आ, प्रायर CG का अप्रूवल लेकर आ। किसका अप्रूवल लेकर आ बच्चा, प्रायर CG का अप्रूवल।
If it is more than 20, take prior CG approval. Sir, any FC shall not be used for, ये भी एग्जाम क्वेश्चन, shall not be used for speculative business. सर स्पेक्युलेटिव का मतलब क्या होता है? सट्टा, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, उसमें पैसे लगा सकते हैं. सर स्पेक्युलेटिव मींस एनी एक्टिविटी और इन्वेस्टमेंट विच हैज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क ऑफ अप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन, बढ़ भी सकता है गिर भी सकता है, ऑफ ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट विच इज लिंक्ड टू मार्केट फोर्सेस, मतलब मार्केट से लिंक्ड है, इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड्स और शेयर, और पार्टिसिपेट यानी स्कीम जैसे चिट फंड हो गया, और कोई लैंड की वो स्कीम हो गई, लॉटरी वॉटरी हो गया, और एनी अदर सिमिलर सेट नॉट डायरेक्टली लिंक टू द डिक्लेयर्ड एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन. तो हो गया स्पेक्युलेटिव. तो सब सट्टा वट्टा नहीं लगा सकते, चिट फंड लॉटरी वॉटरी में पैसा नहीं लगा सकते. बट ध्यान रखना, अ डेट बेस्ड सिक्योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट. डेट बेस्ड मतलब बॉन्ड में अगर पैसा लगा है, बॉन्ड में अ डेट बेस्ड सिक्योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट. तो मतलब हम लोग इसमें पैसा यूज कर सकते हैं, इसमें आप एफसी लगा सकते हो. क्लियर? अ डेट बेस्ड सिक्योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टमेंट. एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू में, डिस्क्रिप्टिव में भी. वापस पढ़ते हैं. जितना भी पैसा आया आपको सब पूरा पर्पस के लिए यूज करने का, बट उसमें से अप टू 20% एडमिन में खर्चा कर सकते हो. अगर मोर देन 20 करना है, क्या चाहिए बच्चा अपने को? प्रायर सीजी का अप्रूवल. क्या चाहिए बच्चों? प्रायर सीजी का अप्रूवल. अच्छा, बिल्कुल भी पैसा आपको स्पेकुलेशन में यूज नहीं करना. चिट फंड हो गया, लैंड का कोई लॉटरी वॉटरी हो गया, अच्छा कोई म्यूचुअल फंड हो गया, वहां कहीं भी लगाओगे. हाँ, डेट बेस्ड फंड है जो सिक्योर्ड एकदम, कोई टेंशन नहीं, इट इज नॉट अ स्पेकुलेटिव, तो वहां पैसा यूज कर सकते हो, वहां पैसा लगा सकते हो, वहां आप एफसी लगा सकते हैं. नेक्स्ट सेक्शन 8 हो गया. सर फिर मॉडल में आपको दे रखा होगा अमाउंट दैट कॉन्स्टिट्यूट एडमिन एक्सपेंसेस एंड व्हाट इज नॉट एडमिन एक्सपेंसेस. यू हैव टू रीड फ्रॉम मॉडल पेज 4.16. तो आप इसको रीड कर लीजिएगा एक बार. लिस्ट है एमसीक्यू में पहचानने को आज है, क्योंकि ये सब दे रखी है लोग ने, अभी आ सकती है एग्जाम में. ठीक है, रीड करना है खाली. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन्स विद सीजी. सेक्शन नंबर क्या बच्चों? 11. अब आ जाओ, रजिस्ट्रेशन ऑफ सर्टेन पर्सन विद सीजी, दैट सेक्शन नंबर 11. क्या कहता है? मैंने अभी आपको बताया सर, देयर आर टू मोड्स. कौन कौन से सर? या तो आप स्पेसिफिकली रजिस्ट्रेशन लेकर आ जाइए, या फिर आप प्रायर परमिशन लेकर आ जाइए. स्पेसिफिक प्रायर परमिशन. सर एन एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन शैल बी मेड फॉर एक्सेप्टिंग एफसी इन फॉर्म नंबर FC3A. फॉर्म नंबर कौन सा बच्चों? FC3A. विद एन एफिडेविट एग्जीक्यूटेड बाय ऑफिस बेयरर्स एंड की फंक्शन इन अ मेंबर इन प्रोफॉर्मा AA. तो ये फॉर्म नंबर है, प्रोसेस का आंसर है. तो सर अगर आप एक्सेप्ट करना है एफसी, तो आपको पहले रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा. फॉर्म नंबर कौन सा? FC3A, अलॉन्ग विद एन एफिडेविट एंड executed by office bearers and key functionary and members in form number in proforma AA. An application for obtaining prior permission for accepting FC shall be made in FC3B. अगर आप बोलते हो कि मेरे को ब्लैंकेट रजिस्ट्रेशन दे तो 5 साल बाद, तो FC3A है. आप बोलते नहीं मेरे को खाली परमिशन चाहिए, तो इट इज FC3B. सेम पॉइंट. along with an affidavit executed by the each office bearer and key functionary and members in proforma AA. तो FC3A plus proforma AA, FC3B plus proforma AA. Any person making an application for registration shall have an FCRA account. Shall have an FCRA account. क्या FCRA account होगा? Sir, for receiving FC shall have only one account. एक ही अकाउंट में पैसा आना चाहिए. For utilizing FC, multiple accounts in multiple bank accounts चल जाएगा. Multiple accounts in multiple bank accounts में चल जाएगा. However, you have to intimate to CG within 15 days of opening any account in form number FC6D होगा. In form number FC6D. रुक जाओ, पेज 4.21. FC6D है. Within 15 days from opening any account. Within 15 days from opening any account. ठीक है. सो वो क्या बोलते हैं सर, रिसीव करने के लिए बच्चा, रिसीव करने के लिए एक ही अकाउंट होना चाहिए. कौन सा अकाउंट आगे पढ़ेंगे पर उसमें बैंक के प्रोविजंस में SBI का दिल्ली वाला ब्रांच आता है. हाँ, फॉर यूजिंग यूटिलाइजिंग आ गया है. अब मेरे को यूज़ करने का, तो जैसे मैंने HDFC में मंगाया, सो HDFC में नया अकाउंट खुलवा सकता हूँ यूज़ करने के लिए. मैं PNB में खुलवा सकता हूँ. अच्छा, HDFC वैसे लौटना, अभी SBI में आएगा, खाली आगे पढ़ेंगे अपन, खाली SBI में आ सकता हूँ. मैंने SBI के न्यू दिल्ली ब्रांच में मंगाया, अब मैं SBI के मुंबई के ब्रांच में खुलवा सकता हूँ, SBI के कलकत्ता के ब्रांच में खुलवा सकता हूँ, मैं HDFC में खुलवा सकता हूँ यूज़ करने के लिए. सो मल्टीपल अकाउंट्स, मल्टीपल बैंक अकाउंट में चल जाएगा. हावेवर यू हैव टू इंटीमेट टू द CG विद इन 15 डेज इन फॉर्म नंबर FC6D. FC3A सर्टिफिकेट लेकर आने का, FC3B परमिशन लेने का है. अच्छा, मल्टीपल बैंक अकाउंट है तो FC6D. रेफर एग्जाम्पल 9, 10, 11 पेज 4.21 मॉड्यूल. एग्जाम्पल पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम क्वेश्चन से आ सकते हैं. Sir, no fund other than FC shall be received or deposited in any such account. Sir,
जहाँ पर एफसी का पैसा आया वहाँ पर एफसी का पैसा जाएगा। आप नॉर्मल मेरी लोकल रिसीट्स मिक्स नहीं कर सकते हैं, कुछ और कैसे पैसा है नहीं अलाउड है सर। एफसी में एफसी का ही पैसा जाएगा। जो भी अकाउंट खोले अपने वाले फॉर यूजिंग इट और फॉर रिसीविंग इट सर, वहाँ पर खाली एफसी का ही पैसा जाएगा। फिर सेक्शन नंबर 12 ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। द सीजी विल ग्रांट अ सर्टिफिकेट और परमिशन अगर आपने अप्लाई किया एंड इफ द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन इज नॉट फिक्टिशियस और बेनामी, नॉट प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर कन्वर्टिंग फ्रॉम वन रिलीजियस फेथ टू अनदर। अरे मैंने किसी को भड़काया है, चल तू क्रिश्चियन है हिंदू बन, तू हिंदू है तो क्रिश्चियन बन, और मैं गिल्टी हो गया तो सर मैं अप्लाई नहीं कर सकता। नॉट प्रोसिक्यूटेड और कन्विक्टेड फॉर क्रिएटिंग कम्युनल टेंशन और डिसहार्मनी, दंगे वंगे फसाद में आप फंसे नहीं हो कभी भी। नॉट फाउंड गिल्टी और मिसयूटिलाइजेशन ऑफ फंड, not engage in any violent method, not likely to use FC for personal gains, not contravene any provision of the acts, not been prohibited from accepting FC by CG। तो ये सब चीज़ अगर आप में अट्रैक्ट नहीं हो रहे तो सर आप अप्लाई कर सकते हो। आपने अप्लाई कर दिया तो आपको FC का रजिस्ट्रेशन या परमिशन जो भी आपने अप्लाई किया आपको मिल जाएगी। अच्छा, द पर्सन मेकिंग एप्लीकेशन हैज अंडरटेकिंग रीजनेबल एक्टिविटी इन प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी फॉर विच द FC इज प्रपोज टू बी यूटिलाइज एंड द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल or other than individual, the con directors or office bearers, either been convicted nor prosecuted, neither been convicted nor prosecuted under any law for timing in force, तो सर आपको परमिशन मिल जाएगी, आपको परमिशन मिल जाएगी। सर द एक्सेप्टेंस ऑफ FC बाय द एसोसिएशन पर्सन इज नॉट लाइकली टू अफेक्ट प्रीजुडिशियली। क्या सर जब CG परमिशन है सब चेक है, आपने कोई गलत काम नहीं किया हुआ, एक तो वो पूरी लिस्ट, प्लस आपका जो ऑब्जेक्ट है ना सर वो अच्छा होना चाहिए, किसी को भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। किसको सर? सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक डिसीजन सर पब्लिक इंटरेस्ट, फ्रीडम ऑफ फेयरनेस और इलेक्शन ऑफ एनी लेजिस्लेचर, फ्रेंडली रिलेशन विद एनी फॉरेन स्टेट, हार्मनी बिटवीन रिलीजियस पार्टीज, सोशल लिंग्विस्टिक रिलीजियस ग्रुप्स, सर इनको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। Acceptance of FC shall not lead to incitement of an offense, shall not endanger the life or physical safety of any person, तो आपको CG परमिशन दे देगा। Application shall be made to CG क्या करेगा? CG will accept the permission within 90 days, circle the word 90 days, and will give registration अगर उसके लिए अप्लाई किया या फिर परमिशन अगर आपने उसके लिए अप्लाई किया, it will be valid for 5 years and permission would be valid for specific amount, purpose and source. Specific amount, purpose and source. Permission, specific amount, purpose and source and registration 5 साल के लिए। सर रिजेक्ट भी कर सकता है and will communicate the reason to the applicant except when it is prohibited by RTA। So अगर हमारे देखो RTA एक्ट में अगर प्रोहिबिट करके तो वो रीजन नहीं बताएगा, बट जनरली आपको बता देगा। अगर एक्सेप्ट किया तो आपको परमिशन दे देगा, वो वैलिड रहेगी 5 साल, सॉरी सर्टिफिकेट देगा आपको वैलिड रहेगा 5 साल के लिए, या आपको परमिशन दे देगा इट विल बी वैलिड फॉर स्पेसिफिक अमाउंट, पर्पस, सोर्स। इसको हम बोलते हैं साप 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 सोर्स अमाउंट पर्पस, सोर्स अमाउंट पर्पस, सोर्स अमाउंट पर्पस। ठीक है। नो पर्सन shall prefer a second application for registration or prior permission within a period of 6 months after submitting, within 6 months after submitting an application either for granting permission or for registration। एक बार आपकी अगर एप्लीकेशन कैंसिल हो गई तो वापस आप अप्लाई नहीं कर सकते। कितने महीने तक? 6 महीने तक। 6 महीने तक नहीं कर सकते आप। 6 महीने तक आपको प्रोहिबिशन है। 6 महीने तक आपको प्रोहिबिशन। तो सब नई चीज़ आई है, पहले नहीं हुआ करती थी, याद रखना। तो ये जो है ना परमिशन वाला आंसर, ये भैया बहुत लंबा चौड़ा आंसर, इसमें बहुत कंडीशन दे रखी है। पहले आया हुआ एग्जाम में एक बार, आई थिंक 18 नवंबर में 19 में आया होगा शायद ये, कि अगर किसी इंसान ने गलत काम नहीं कर रखा है तो उसको परमिशन मिल जाएगी या सर्टिफिकेट मिल जाएगा उसको, या फिर आपके जो ऑब्जेक्ट है, इट इज़ नॉट लाइकली टू अफेक्ट सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, ये पूरा जो पर्पस है सर, आपको परमिशन मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा आपको। सर आपकी वजह से किसी कुछ गलत काम नहीं होना चाहिए तो आपको परमिशन या सर्टिफिकेट मिल जाएगा। अच्छा, आपने अप्लाई कर दिया फॉर्म नंबर FC3A या FC3B में, तो वो आपको एक्सेप्ट कर देंगे विद इन 90 डेज एंड दे विल गिव परमिशन या फिर सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 5 years, परमिशन विल बी वैलिड फॉर SAP, सोर्स, अमाउंट, पर्पस, एंड दे विल कम्युनिकेट द रीजंस टू द एप्लीकेंट। ठीक है। अगर रिजेक्शन किया तो एक बार अगर आपको हो गया तो 6 महीने तक आपको वापस एप्लीकेशन नहीं कर सकते, 6 महीने तक। अब if the FC amount is more than 1 crore, ध्यान सुनना, if the FC amount is more than 1 crore, more than 1 crore है, तो CG क्या बोला? अच्छा ठीक है, काम कर, इंस्टॉलमेंट में मंगा ले, इंस्टॉलमेंट में मंगा ले। However, second and subsequent installment shall be released after submission of proof of utilization of 75% of the FC of the first installment, received in the previous installment and after field inquiry of utilization of such FC। मतलब ध्यान सुना भी, अगर मैं बोलता हूँ कि मोर देन 1 करोड़ है तो लॉ क्या बोलता है कि पूरा पैसा ये SBI न्यू दिल्ली वाले अकाउंट में आना चाहिए। पर हम लोग क्या सोचते हैं, हम लोग एक साथ नहीं मंगा रहे, हम लोग है ना क्या करेंगे, 10-10 लाख के 10 इंस्टॉलमेंट मंगा रहे, 10-10 लाख के।
अज्यूमिंग 1,10,000 था, सॉरी 1,10,00,000। सो हमने क्या किया, 11 इंस्टॉलमेंट मंगाई, 11 इंस्टॉलमेंट मंगाई। तो पहली जब इंस्टॉलमेंट आई आपको उसमें से उसको यूज करना पड़ेगा, कितना परसेंट, 75%, तभी जाके आप सेकंड इंस्टॉलमेंट मंगा सकते हो। अच्छा, आपको क्या होगा, वो इंस्टॉलमेंट का पर्पस बताना पड़ेगा, कहाँ का आपने यूज किया, एंड उसमें क्या होगी, इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी कौन करेगा, सीजी। इंक्वायरी कौन करेगा बच्चों, सीजी। तो सर इफ द एफसी अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़, इफ द एफसी अमाउंट इज मोर देन 1 करोड़, सीजी में परमिट इन इंस्टॉलमेंट प्रोवाइडेड, आपने जो पहली इंस्टॉलमेंट है उसका 75% यूज किया है, वो इंक्वायरी हो गई है वहां पर। किसने इंक्वायरी की होगी, सीजी ने, सीजी ने। तो इस पर अलग से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। फिर सस्पेंशन ऑफ सर्टिफिकेट, क्या है बच्चों, सस्पेंशन, सर्टिफिकेट टेम्पररी कैंसिल, टर्मिनेट नहीं हुआ, कैंसिल, सस्पेंड। सर द सीजी इज द पावर टू सस्पेंड द सर्टिफिकेट ऑन द ग्राउंड मेंशन इन सेक्शन 14, आगे मिलेगा वो। सस्पेंशन विल बी फॉर मैक्सिमम 180 डेज, मैक्सिमम 180 डेज। एवरी पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन कैंसिल्ड शैल नॉट रिसीव एनी एफसी ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सस्पेंशन, आप मंगा नहीं सकते। कैन रिसीव एफसी इफ प्रायर अप्रूवल सीजी इज ऑब्टेन्ड, अच्छा तुम मंगा नहीं सकते हो, मंगाने का सीजी का परमिशन लेकर। अच्छा, शैल यूटिलाइज द एफसी इन द फॉलोइंग मैनर, जो पड़ा है तुम्हारे पास कैसे यूज करोगे, सर मैक्सिमम 25% विद प्रायर सीजी अप्रूवल, बैलेंस 75 आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, बैलेंस 75 आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। मतलब सर आपका सर्टिफिकेट कैंसिल हो गया मैक्सिमम 180 दिन तक, आप मंगा नहीं सकते नया पैसा, नहीं नहीं नहीं, मंगाने का सीजी का परमिशन लेकर। जो पैसा पड़ा है वो यूज करने का, उसका 25% तुम यूज कर सकते हो, कितना 25%, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ सीजी, एंड बैलेंस 75% आप नहीं यूज करोगे, कब यूज करोगे, आफ्टर 180 डेज, जब वो सस्पेंशन हट जाएगा, आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन, आफ्टर रिवोकेशन ऑफ सस्पेंशन। सर कैंसिलेशन, सर कैंसिलेशन कौन करेगा, सीजी। कैंसिल करने से पहले कौन क्या देगा अपने को, एक भौंकने का मौका, उसको बोलते हैं अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग। तो सर सीजी कैन कैंसिल द सर्टिफिकेट ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड्स, कब कब, कुछ इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट दिया होगा सर, या वायोलेशन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द सर्टिफिकेट कुछ होगा सर, अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ होगा, या फिर नॉट एंगेज इन रीजनल एक्टिविटी फॉर 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, सर अब तुम लोग बोले कि हम लोग चैरिटी करने वाले कर ही नहीं, 2 साल हो गया है, या वायोलेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, रूल्स और ऑर्डर। पर बिफोर कैंसिलिंग क्या दिया जाएगा अपने को, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। Any person whose certificate has been cancelled shall not be eligible for registration or for cancellation or for permission for 3 years from the date of cancellation of such certificate. तो आपको प्रोहिबिशन लग जाएगी कितना, 3 साल तक की। अगर आपको एक बार सर्टिफिकेट दिया गया था या परमिशन दिया गया था, वो कैंसिल करवाई दी गई, तो तुम पर 3 साल का कूलिंग पीरियड है बच्चों, 3 साल का कूलिंग पीरियड। एमसीक्यू, एमसीक्यू ग्राउंड देख लो एक बार, इनकरेक्ट या फॉल्स स्टेटमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन कुछ वायोलेट कर दी, पब्लिक इंटरेस्ट में कुछ हुआ, सर आपने एंगेज नहीं हुए फॉर द 2 कॉन्सेक्यूटिव ईयर्स, या फिर आपने कुछ वायोलेशन कर दिया है, तो सर क्या हो जाएगा, आपका सर्टिफिकेट कैंसिल, कौन करेगा, सीजी। कैंसिल करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग कर दिया जाएगा, एंड आप पे फिर कूलिंग पीरियड लग जाएगा 3 साल का, वापस अप्लाई नहीं कर सकते। सुरेंदर ऑफ सर्टिफिकेट, सुरेंदर ऑफ सर्टिफिकेट क्या कहते हैं, एनी पर्सन हु सर्टिफिकेट हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट, अब वो क्या बोलते हैं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को सुरेंद्र वारंटी खुद जाके करने का है, so inform to CG inform number FC7 for surrender of certificate. The validity of the certificate surrender shall be deemed to have expired on the date of acceptance of request by CG. तो सर आप जाके CG को वॉलंटरी दे सकते हो, फॉर्म नंबर है FC7। जिस दिन आपने सरेंडर किया उस दिन आपका सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी थी वो खत्म, क्योंकि अब यूज नहीं है ना वो। सर रिन्यूअल, रिन्यूअल अब भैया मेरी जो सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी हो तो 5 साल होती है, बराबर। अब 5 साल खत्म होने आ गए तो मेरे को सर्टिफिकेट को रिन्यू करना पड़ेगा। सो एवरी पर्सन हु हैज बीन ग्रांटेड सर्टिफिकेट शैल मेक एन एप्लीकेशन इन फॉर्म नंबर FC3C। 3A सर्टिफिकेट था, 3B परमिशन 3C रिन्यूअल अलॉन्ग विद एन एफिडेविट बाय की फंक्शनिंग मेंबर्स इन प्रोफॉर्मा डबल है, सेम पॉइंट है पूरा। अच्छा, अलॉन्ग विद अ फी ऑफ ₹5,000 विदिन 6 मंथ्स बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट, बिफोर द एक्सपायरी मतलब आफ्टर 4.5 साल, आफ्टर 4.5 आप अप्लाई कर सकते हो। वही लॉजिक, अरे अपना लाइसेंस एक्सपायर होने वाला है तो आप क्या करोगे, पहले अप्लाई कर दोगे ना। सो जिस दिन खत्म होगा नेक्स्ट जैसे वापस से रिन्यू हो जाएगा अपने आप ही। सो अब विदिन 6 मंथ्स ऑफ द फ्रॉम द बिफोर द एक्सपायरी, विदिन 6 मंथ 4.5 साल बाद आप अप्लाई कर सकते हो। आखिरी 6 महीने में अप्लाई कर लीजिए रिन्यूअल के लिए। उसका इफेक्टिवनेस कब से आएगा सर, आफ्टर 5th ईयर, जब तक पीरियड खत्म होगा। इफ नो एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल इज रिसीव्ड या फिर इट इज नॉट अकम्पेनिड बाय फीस, हम अज्यूम करेंगे कि भैया सर्टिफिकेट कैंसिल। अब सर्टिफिकेट क्या हो जाएगा, कैंसिल फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ 5 ईयर्स। आपने रिन्यू की एप्लीकेशन नहीं की, एप्लीकेशन की 500 रुपए नहीं दिए, काका लग रहा हूँ क्या मैं, सर्टिफिकेट कैंसिल। सर द सीजी विल एक्सेप्ट द रिन्यूअल और रिजेक्ट द रिन्यूअल विद इन 90 डेज एंड विल रिन्यू द सर्टिफिकेट फॉर 5 ईयर्स। सेम पॉइंट, सर्टिफिकेट देगा 90 दिन के अंदर, यहाँ पर भी रिन्यू करेगा 90 दिन के अंदर। अच्छा, रिजेक्ट द रिन्यूअल, गिव रीजन टू द एप्लीकेंट। हाँ, अगर जहाँ प्रोहिबिटेड होगी आरटीआई वाली वहां नहीं देगा। अच्छा, एक्सटेंशन फॉर रिन्यूअल, सर मैक्सिमम 1 ईयर आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद द लेट फी ऑफ 5,000 रुपया।
तो मतलब 1.5 साल, 6 महीना वो और प्लस 1 साल, मैक्सिमम 1 ईयर का आपको मिल जाएगा एक्सटेंशन, कि अगर आपको रिन्यू करना भूल गए तो मैक्सिमम 1 साल का, मैक्सिमम 1 साल का, अलॉन्ग विद लेट फी ऑफ 5,000 रुपया, अलॉन्ग विद लेट फी ऑफ 5,000 रुपया। क्लियर? ये छोटे छोटे आंसर्स है आपके। फिर एडजुडिकेशन अपील, इफ द अमाउंट ऑफ एसीएस आर्टिकल करेंसी सिक्योरिटी इज अप टू 10 lakhs या मोर देन 10 lakhs, दैट इज विदाउट एनी लिमिट, आप किसके पास जाओगे? असिस्टेंट सेशन जज, सॉरी एडिशनल होगा, एडिशनल सेशन जज होगा, टू मेक एन अपील विद इन 1 month, एक्सटेंशन मोर 1 month का मिलेगा, टू द कोर्ट ऑफ सेशन। तो पहले आप किसके पास जाओगे? एडिशनल सेशन जज, वो आपकी बात सुनता है, एडिशनल सेशन जज, आप उससे अग्रीड, आप अपील फाइल और किसको? कोर्ट ऑफ सेशन को, विद इन 1 month, एक्सटेंशन 1 month। इफ इट इज मोर देन 1 lakh, अच्छा आप अपील कर सकते हो किसको? हाई कोर्ट के पास, हाई कोर्ट के पास। इफ द ऑर्गेनाइजेशन इज ऑफ पॉलिटिकल नेचर और द पर्सन एप्लीकेशन में रिजेक्टेड और वो सर्टिफिकेट इज कैंसिल, आपको पॉलिटिकल नेचर का लाइसेंस नहीं मिला या आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई, आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, तो अपील कोर्ट कर सकते हो हाई कोर्ट को विद इन 60 days ऑफ ऑर्डर। तो 2 ही बेटा अपील के प्रोविजन है, यहाँ पर 1 month है, नीचे अगर आपके जो लाइसेंस मिलना चाहिए था ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल नेचर का, या आप भैया आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है या आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, तो आप हाई कोर्ट के पास जाओगे 60 days। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट नहीं, यहाँ पर सब खाली हाई कोर्ट के पास है। तो ये एडजुडिकेशन अपील आपको टुवर्ड्स द एंड मिलेगा मॉड्यूल में, टुवर्ड्स द एंड। देखो पेनल्टी वेनल्टी आप छोड़ सकते हो, कोई ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। देखो असिस्टेंट सेशन जज है, सॉरी एडिशनल असिस्टेंट यहाँ पर। सर देखो एनी कॉन्फिस्केशन कौन करेगा? सर कोर्ट ऑफ सेशन विदाउट एनी लिमिट। अच्छा असिस्टेंट सेशन जज करेगा अगर वहाँ पर लिमिट दे, लिमिट कितने से? डज नॉट एक्सीड 10 lakhs, अप टू 10 lakhs, अप टू 10 lakhs से कौन है? असिस्टेंट सेशन जज सुनेगा। आप अगर अग्रीव्ड हो, अगर आप अग्रीव्ड हो तो आप कहाँ जाओगे? कोर्ट ऑफ सेशन। कोर्ट ऑफ सेशन से आप अग्रीव्ड आप आगे जाओगे हाई कोर्ट के पास। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन ने आपकी बातें सुनी, आप खुश नहीं हो, आप जाओगे सीधा हाई कोर्ट के पास विद इन 1 month, विद इन 1 month। खाली ध्यान रखना असिस्टेंट सेशन जज अप टू 10 lakhs की सुनवाई करता है। सर इफ द ऑर्डर इज पास बाय कोर्ट ऑफ सेशन तो डायरेक्टली आप जाओगे हाई कोर्ट के पास। इफ एनी ऑफिसर नोटिफाइड बाय एंड 29(1)(b) वो ये असिस्टेंट सेशन जज, तो आप किसके पास जाओगे? कोर्ट ऑफ सेशन के पास। फिर कोर्ट ऑफ सेशन के बाद से कहाँ जाएंगे? फिर हाई कोर्ट के पास जाएंगे। ठीक है, विद इन 1 month एंड एक्सटेंशन 1 month फॉर द पीरियड ऑफ 1 month, फॉर द पीरियड ऑफ 1 month। अच्छा सर अपन हाई कोर्ट के पास जा सकते हैं विद इन 60 days, किसके लिए? दे हैव बीन एडजस्ट टू बी पॉलिटिकल नेचर एज पर सेक्शन 5 और दे हैव बीन रिफ्यूज टू ग्रांट रजिस्ट्रेशन और हुज रजिस्ट्रेशन बीन कैंसिल बाय द सीजी। तो इस केस में आप हाई कोर्ट के पास आओगे, फाइनल अथॉरिटी आपकी हाई कोर्ट ही है। ठीक है, विद इन 60 days। नॉर्मल जो इसमें एक्ट में अगर आप कॉन्फिस्केट हो गए हो तो अगर आपका अप टू 10 lakhs है तो असिस्टेंट सेशन जज ने किया होगा, आप खुश नहीं हो, आप आगे जाइए कोर्ट ऑफ सेशन के पास। आप खुश नहीं हो, आगे जाएंगे हाई कोर्ट के पास। मोर देन 10 lakhs है, मतलब विदाउट एनी लिमिट, तो कौन करेगा? आपका कोर्ट ऑफ सेशन कॉन्फिस्केशन करेगा। आप खुश नहीं हो, जाइए हाई कोर्ट के पास विद इन 1 month। ये 3 केस में आप जाओगे हाई कोर्ट के पास विद इन 60 days। क्लियर? बाकी पीछे का नहीं भी पड़ा तो भी चलेगा। इसमें एक है ना, ये देख लीजिए बैंक अकाउंट वाला, ये मैंने आपको बता दिया। वैसे तो एक FCRA अकाउंट होना चाहिए इन अ स्पेसिफाइड ब्रांच ऑफ स्टेट बैंक एट न्यू दिल्ली, तो SBI न्यू दिल्ली मैंडेटरी कर दिया गया। प्रोवाइडेड सच पर्सन में ऑल्सो ओपन 1 or more अकाउंट इन 1 or more शेड्यूल बैंक ऑफिस चॉइस टू विच ही में ट्रांसफर फॉर यूटिलाइजिंग एनी FC। तो यूटिलाइजेशन के लिए आप मल्टीपल अकाउंट्स मल्टीपल बैंक में यूज कर सकते हो, पर रिसीविंग के लिए मैंडेटरी क्या हो गया? SBI न्यू दिल्ली हो गया, SBI न्यू दिल्ली। फिर बैंक पे कोई ड्यूटी है, बैंक पे ड्यूटी है, क्या बोलता है? देखो द बैंक शैल रिपोर्ट टू द CG विद इन 48 hours एनी ट्रांजेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी रिसीट और यूटिलाइजेशन ऑफ FC बाय एनी पर्सन वेदर और नॉट सच पर्सन इज रजिस्टर्ड और ग्रांटेड परमिशन अंडर द एक्ट। सो बैंक वाले को इंटीमेट करना CG को विद इन 48 hours, विद इन 48 hours। ठीक है, कैन फॉर FC में मिक्स विद लोकल रिसिप्ट्स? आंसर इज नो, नहीं मिक्स कर सकते, क्योंकि FC में जो आया है FC का पैसा का आपने यूज के लिए अकाउंट खोला तो वहां भी FC का पैसा FC के लिए यूज होगा और मिक्स नहीं कर सकते। बाकी नहीं भी पढ़ोगे तो भी चलेगा, बहुत है। जस्ट सॉल्व पीछे का क्वेश्चन, पेनल्टी वेनल्टी नहीं याद करोगे चल जाएगा, क्योंकि देखो आएगा तो 2 मार्क के आसपास का आएगा। बाकी जो पूरे कॉन्सेप्ट है इसमें कितने 10 क्वेश्चन है, ये कर लीजिए, बहुत है 10 क्वेश्चन जितना मैंने आपको सिखाया। कूल है, FCRA खत्म। यू कैन स्किप सेक्शन नंबर, इसमें याद नहीं हो तो छोड़ सकते हो बिंदास। FCRA खत्म, कूल है। तो जितने भी डेज है, फॉर्म नंबर है, जो नए कॉन्सेप्ट्स आए, मैंने मॉडल से जो एग्जांपल्स करने बोला कर लो, इंपॉर्टेंट है क्योंकि वही पेपर में केस बनकर रहेगा। और पीछे के जो 10 क्वेश्चन है FCR के वो कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में हमने 2 चैप्टर कर लिए,
मिसलेनियस कर लिया हमारा और एफ सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे 14 चैप्टर्स हो गए। बचा क्या? वाइंडिंग अप, स्पेशल कोर्ट, फेमा, आईबीसी, 4 बचा है खाली। ठीक है, cool, bye guys, take care, enjoy and aim for a rank. People appearing for both the groups, people appearing for one group aim for 70 plus, क्योंकि अब की बार आखिरी बार। Do like, comment and share with your friends so that maximum लोगों को benefit मिले। Bye guys, take care, enjoy, bye।